यस यस सर। ओके सर, थैंक यू। सर ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, तो आप लोगों को भी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का क्लास है और यहाँ पर अभी हम लोग करेंटली माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं सर डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट। ठीक है, तो रिसेंटली मैंने प्रोडक्शन कवर किया था। अब हम लोग कॉस्ट स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा स्टार्ट किया था उस दिन लास्ट क्लास में, बट एकदम शुरू से ही होगा आज थ्योरी ऑफ कॉस्ट। और थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, स्पेशली कॉस्ट करेंटली जो चलेगा, इसके ऊपर बेस करके आगे का जो चैप्टर रहेगा वो है आपका मार्केट। ठीक है, थ्योरी ऑफ मार्केट जो है ये फुल्ली डिपेंड करता है आपका कॉस्ट का नॉलेज कैसे रहेगा। ठीक है, मतलब कॉस्ट का नॉलेज अगर ठीक ठाक नहीं रहेगा तो मार्केट नहीं समझ पाओगे, और मार्केट माइक्रो इकोनॉमिक का सबसे ट्रिकी पार्ट है। ठीक है, और इन द मीन टाइम अगर किसी को डिमांड गुड सप्लाई इवनिंग का। सर। यस गौरव, गुड इवनिंग। डिमांड और सप्लाई का जो रिसेंट क्लासेस हुआ है, जिन लोगों का डिमांड और सप्लाई अभी हुआ नहीं है लाइव क्लास में, उनको मेरा एडवाइस ये रहेगा कि फॉर करंट पर्पस आप लोग एक बार बैकअप लेके घर पे अपने टाइम पे देखना स्टार्ट करो। फिर बाद में जब वापस लाइव होगा डिमांड सप्लाई का क्लास, फिर एक बार कर लेना। लेकिन करके रखो, 2 बार 3 बार जितना बार हो जाए उतना अच्छा है ना। एग्जाम में अगर 80-90 लाओगे तो बात ही अलग है, कोई नहीं ला पाता प्रोफेशनल्स में। लेकिन किसका रे, चलो ठीक है, साइलेंट कर सकते। प्रोफेशनल्स में नॉर्मली टफ होता है, बट हाँ अगर इकोनॉमिक्स का पेपर एक ऐसा है ना सर, इकोनॉमिक्स में बहुत स्कोरिंग पेपर है। अगर सही करोगे तो अच्छा मार्क्स कैरी करता है। लेकिन सीए के केस में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। सीएमए एंड सीएस के केस में नेगेटिव का कोई जगह रखा नहीं है। बस पूरा आ जाए छप्पड़ फाड़ दो। तुक्का भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीए वाले तुक्का मत मारना, सीएमए सीएस वाले तुक्का मार सकते हो, छोड़ना मत। है ना, एकदम खा के ही आना जो देगा। ठीक है, छोड़ना क्यों। लेकिन सीए के केस में ऐसा नहीं है। आप लोग अगर उन्होंने गलत करके आओगे तो फिर बैम्बू ही खाओगे। ठीक है, पास नंबर फेल हो जाएगा। मैंने हो सकता है कि तुमने पास कर गया, लेकिन इतना गलत कर दिया कि लास्ट में पता चला कि नंबर 40 के नीचे आ गया। फिर गया टाटा बाई बाई हो जाएगा। एक सब्जेक्ट में 40 के नीचे माने फेल होता है। ठीक है, लेकिन यही एक पेपर है, सपोज मानो किसी का मैथ्स में कम आ गया या लॉ में कम आ गया, तो इकोनॉमिक्स खींच देता है नंबर। ठीक है, इसलिए डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये मैंने आपको किस एंगल से बोला, एग्जाम के एंगल से, समझ में आया। लेकिन इकोनॉमिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट एंगल जो है वो है प्रैक्टिकल लाइफ। ये हमारे डे टू डे लाइफ के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसको जितना अच्छा से इकोनॉमिक्स आता है वो अपने लाइफ में, स्पेशली अगर आप लोग जिस फील्ड से बिलोंग करते हो, फाइनेंस एंड कॉमर्स, ठीक है, इस फील्ड में अगर बच्चे को इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। सर ऐसा क्यों बोला आपने। सर ऐसा इसलिए बोला कि सीरियसली सर, अगर आपका इकोनॉमिक्स का सेंस नहीं है ना तो आप कॉमर्स एंड फाइनेंस फील्ड में टिक नहीं पाओगे। आपको अगर बेसिक सेंस नहीं है इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, ठीक है, माइक्रो लेवल एज वेल एज मैक्रो लेवल, तो फिर ये एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, एज ए फाइनेंस लेवल प्रोफेशनल स्टूडेंट्स होने के नाते ये सीरियसली लज्जा है। तो प्लीज आप लोग, ये बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है, आप लोग प्लीज इसका मजा उठाओ। ठीक है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे सर, लोग अलग अलग फील्ड में चले जाते हैं ना, लाइक साइंस वाले एज वेल एज आर्ट स्टूडेंट्स, है ना। ये लोग पहले तो अपना अपना जिस जो भी करियर है, जैसे घर में हम लोगों को सिखाया जाता है कि बेटा डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, नहीं तो दो चीज होता है। स्पेशली अगर आप बंगाल में हो तो आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाया जाता है, और अगर आप बिहार में हो तो आपको सरकारी नौकरी क्रैक करने के लिए पागल किया जाता है। ठीक है, बिहार बंगाल में भी है ऐसा, सरकारी नौकरी क्रैक करना है, बट पहले डॉक्टर इंजीनियर। अगर कुछ नहीं हो पाता है तो फिर सरकारी तैयारी का कोचिंग में जाना। बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक आध फैमिली को छोड़ के बात करो, मैं जनरल पर्पस में बोलूंगी। जनरल एक ओवरव्यू क्या है, ठीक है। बच्चा स्कूल में जाते ही मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, ये चले आ रहा है सर। अब धीरे धीरे ये जो कॉन्सेप्ट है ये सब टूटेगा धीरे धीरे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि तुम जो भी फील्ड में जा रहे हो, साइंस आर्ट्स लेके, लेकिन आगे जाके सब कोई वापस आ रहा है। सर आपको कैसे पता वापस आ रहा है, क्योंकि मेरे पास आता है ना उनमें से कुछ लोग। कैसे आता है, उनको एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक मार्केट से कमाना है। अब बंदे को इकोनॉमिक्स नहीं पता, वो क्या समझेगा मार्केट।
जैसे रिसेंटली एक फेनोमेना हुआ सर, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मैं कहानी से शुरू करता हूँ और फिर पढ़ाई में घुस जाता हूँ। आप लोग मत समझना कि पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। जैसे रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट हुआ है वर्ल्ड वाइड, जो स्टॉक मार्केट को एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड को, सिर्फ इंडिया का नहीं, थ्रू द वर्ल्ड, अमेरिका, जापान, सभी मार्केट को हिला के रख दिया। जानते हो क्या हुआ है? बोल फिर। मेरा स्टेटस देखा? किसका? इंस्टा पे देखा था। क्या हुआ था? समझ में नहीं आया। कुछ गिर गया। ठीक है। जापान, जापान एक्चुअली घटना जापान ने घटाया था। क्या करेगा? जापानीज लैंग्वेज सीखेगा। चलो जोक से पार्ट। बट जापान में क्या हुआ था, मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूँ कि जापान ने एक बहुत बड़ा काम किया। चूंकि बोल से चलो, अच्छा एक बार उसको गेट खोल के आने बोलो। बात करना है सर, अभी तो क्लास चल रहा है। तुम अभी बैठ पाओगे? मेरा क्लास चलेगा सर, ऑलमोस्ट 9 बजे तक चलेगा। हाँ, उसके बाद ही मैं बात कर पाऊंगा आपसे। ठीक है, आप चाहो तो बैठ सकते हो अंदर, अगर कोई काम नहीं है तो बैठ के सुनो। ठीक है। लेकिन सर 9 बजे से पहले तो बिल्कुल होने को, मैं क्लास खत्म होगा फिर ही मैं बात करूँ। ठीक है। अच्छा, जापान का कारनामा समझा रहा था। जापान ने एक्चुअली क्या किया, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। सलमान खान का गाना लग रहा है, हाँ? कोई आए कोई जाए, वो सब नहीं आना है। देखो, निफ्टी 50, ये एक्चुअली स्टॉक मार्केट का पैरामीटर। मैं आपको स्टॉक मार्केट नहीं दिखा रहा हूँ, जापान ने क्या किया था वो दिखा रहा हूँ। ठीक है। जस्ट ज्यादा पुराना बात नहीं है, एक हफ्ता पुराना बात है। देखो, मार्केट कहाँ था? 25,010 में। ये निफ्टी का इंडेक्स है। जिनको स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत आता है या जानते हो, घर पे किसी को देखते हो, वो थोड़ा कनेक्ट कर लेगा। जिनको कुछ नहीं आता, डोंट वरी। ठीक है, आगे आगे समझ आ जाएगा सबको। बस इतना जानो कि ये निफ्टी हमारा स्टॉक मार्केट का एक पैरामीटर है बेसिकली। तो ये सब मैं स्टॉक मार्केट क्लास में बताता हूँ, बट आपको मैं भी स्टॉक मार्केट क्लास के हिसाब से कुछ भी नहीं कहना चाहता। उसके लिए मैं सुबह सारा दिन, मेरा स्टार्ट ही होता है मार्केट से। ठीक है। 9:30 से मेरा, 9 बजे से मेरा स्टार्ट होता है और 11:30 तक रोज का खेला है। मेरे को अभी मार्केट से बात नहीं करना है। ठीक है। पागल कर देता है वहां पर मुझे। ठीक है, क्योंकि सब पैसा लगा के बैठे रहता है ना। ठीक है, मेरा माथा दर्द कर देता है। सर क्या होगा? 4 बार 50 बार फोन करता रहता है। सर बोलो सर, बेच दूं, खरीद लूं। हाँ, माथा खराब है। अब वो सब बात नहीं करूंगा। मैं आपसे बस ऐसी ये बात कर रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फैक्ट्स है, जिसके कारण क्या हुआ था कि 25,000 से मार्केट सीधा गिर के देखो कहाँ तक आ गया था। 23,000 तक, 23,900। मैंने मार्केट कम से कम कितना पॉइंट में गिर गया बोलो तो? 1,000 के ऊपर। हाँ, 1,000 पॉइंट से, मैंने एक्चुअली ये प्राइस ही है। 1,000 पॉइंट से मार्केट गिरना मैंने बहुत, एक क्रैश कहता है इसको। ठीक है। 1,000 पॉइंट्स मैंने कितना मार्केट का लॉस होगा तो हम इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने मिलियंस में लॉस होगा लोगों का, जिसका भी पोजीशन होल्ड किया हुआ है। और ये 1-2 दिन में हो गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था सर? ये एक हफ्ता पुराना बात है, ज्यादा पुराना नहीं। वो हुआ ये था कि जापान ने अपने बैंक में रेट कट कर दिया, रेट को इंक्रीज कर दिया था। जापान लास्ट 17 साल में अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट हियर? ठीक जैसे हमारे यहाँ पर आरबीआई का रेट होता है, आप लोग शायद इकोनॉमिक्स में रेपो रेट के बारे में पढ़े हो स्कूल लेवल में। तो हमारे आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को इंक्रीज करता है, और रेपो रेट इंक्रीज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। यानी मैं थोड़ा सा यहाँ पर, ये टॉपिक भी आप लोगों का है, नेशनल इनकम एंड बैंकिंग के अंदर आ जाता है, बट करेंटली ये माइक्रो का क्लास है, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। बस फैक्ट्स बता रहा हूँ कि होता क्या है, क्योंकि मैंने बात छेड़ा तो बोलना पड़ेगा। ठीक है। जैसे आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, तो हमारे जो बैंक है ना, जिसके पास हम लोग विजिट करते हैं, लाइक एसबीआई, एक्सिस, ये सब, ये लोग भी रेट बढ़ा देते हैं। अब मार्केट में जो पैसा का फ्लो है ना, वो गिर जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो कोई भी पैसा लेना पसंद नहीं करता है ना। इंटरेस्ट कम करने से हम लोग पैसा, लोन लेना पसंद करते हैं। नाउ पॉइंट इज दैट जापान इतना दिन से, लास्ट 17 ईयर्स से, शायद आप लोगों का सबका एज भी प्रॉपरली 17-18 साल अभी अभी हुआ होगा। ठीक है। मैंने शायद किसी किसी कोई बोलेगा सर मेरे जन्म के टाइम से। ठीक है। तो जैसे जैसे 17 साल में उसने रेट को इंक्रीज नहीं किया, अब मार्केट को मिल गया था मजा। कौन सा लोग है?
इनको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। क्या मजा है जानते हो? ये ये लोग जापान मार्केट से पैसा उठा के और जहां पर रिटर्न ज्यादा है वो मार्केट में डाल देता था। इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज फैसिलिटीज। जापान में मानो इंटरेस्ट रेट है 2% या 1%, ठीक है, और उसको एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जापान का पैसा जब डॉलर में कन्वर्ट होगा तो एक्सचेंज रेट लग जाता है। और जापान के हिसाब से अमेरिकन डॉलर का रेट थोड़ा, मानी जापान का पैसा थोड़ा सस्ता है, अमेरिकन पैसा महंगा है, ठीक है। तो उस हिसाब से एक्सचेंज रेट करके जो भी वैल्यूएशन आता था फिर उसको इंडियन मार्केट में डाल के अच्छा खासा रिटर्न आ जाता था इन्वेस्टर्स को। इतना सिंपल समझो, डिटेल्स तो बहुत कुछ है, इतना सिंपल समझो। लेकिन जापान ने रेट बढ़ाने के बाद ये जो गैप मिल रहा था ये गैप खत्म हो गया। अब जो इंटरनेशनल पैसा इंडियन मार्केट में कितना, जापान, ऐसे तो वर्ल्ड वाइड लोग इन्वेस्ट करते हैं बट जापान का इन्वेस्टमेंट था अप्रोक्स 2 लाख करोड़ के आसपास। 2 लाख करोड़। उसमें से वो लोग अप्रोक्स 50 से 60,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट एक दिन में निकाला, ठीक है। तो जैसे ही वो निकाला सीधा 25,000 से मार्केट एक ही दिन में धड़ाधड़ धड़ाधड़ करके, देखो 5 अगस्त का ही खेल है। 1 अगस्त में आई थिंक संडे थर्सडे था, फिर फ्राइडे, और देखो सोमवार आते आते पूरा एकदम खत्म कर दिया। तो एक दिन में जब 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ निकल जाता है ना, तो मार्केट धुआं देखने लगता है। हम लोग भी डर गए थे क्योंकि ऐसा लग रहा था। और उसके साथ और एक चीज हुआ था सेम डेट पे, जब नेगेटिव चीजें छाते हैं ना चारों तरफ, और भी देखना जो नेगेटिव होता भी नहीं है उसमें भी नेगेटिविटी आता है। सेम डेट पे मार्केट में न्यूज आया कि अमेरिका में इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, वो लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे। वो लोगों का जो लेबर डिपार्टमेंट का एक डेटा आया, लेबर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन डेटा, कि नॉर्मली जॉब क्रिएट करना था अप्रोक्स 2 लाख के आसपास, वहां पर वो लोग 1,20,000 जॉब क्रिएट कर पाए, 80,000 जॉब नहीं दे पा रहे। तो ये बात भी साथ में जुड़ गया। तो इसका मतलब लोगों को डर लगने लगा, इसका मतलब क्या अमेरिका का भी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। तो अमेरिका जो पैसा का बाजार है जहां से पैसा निकलते हैं, ठीक है, जापान जो वर्ल्ड का डेवलप इकोनॉमी है, ठीक है, इसने अपना रेट बढ़ा के अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। रेट क्यों स्टैंडर्ड बढ़ा ना, रेट बढ़ाया मैंने कि भाई आगे से लोन लेना है तो ज्यादा देना पड़ेगा, कम में नहीं देंगे, तो रेट अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। तो जापान ने अपना स्टैंडर्ड 17 साल बाद बढ़ाया, अमेरिका का नेगेटिव रिपोर्ट, दोनों मिलकर मार्केट में भयंकर इम्पैक्ट। आप सोचो, ऐसे हालत में जो इकोनॉमिक्स जानते हैं या समझते हैं उनका रिएक्शन, और जो कुछ नहीं जानता कुछ नहीं समझता उनका रिएक्शन, फर्क होगा कि नहीं? मैं आप लोगों को क्या समझा रहा था कि स्टार्टिंग में एक बहुत गलत शब्द यूज किया मैंने, कि अगर आप फाइनेंस या कॉमर्स के स्टूडेंट हो और अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं आता है तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, ऐसा बोला मैंने, ठीक है। तो जो लोग नॉन कॉमर्स या नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से है उनको नॉर्मली इकोनॉमिक्स का सेंस नहीं होता है, क्योंकि वो लोग पढ़ता नहीं है। हाँ, अगर वो अपने डेली लाइफ में किसी तरह से एक्वायर कर लेता है वो अलग चीज है। जैसे आपको, आप लोग कॉमर्स के हो, फाइनेंस के हो, लेकिन आप में से किसी को फिजिक्स में दिलचस्पी हो सकता है ना, तो वो अपने शौक से सीखता है, वो अलग बात है। लेकिन जनरली कॉन्सेप्ट के अंदर तो आप नहीं सीख पाओगे ना, तो वो अलग बात है। लेकिन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है। तो मैं, मेरा कहने का मतलब यही है कि अब एक प्रॉपर इकोनॉमिक्स समझने वाला बंदा ऐसे हालत में डरेगा जरूर, बट उसको हिलाना पॉसिबल नहीं है। मैंने, वो डरेगा, मैंने चिंता तो होगा, कोई भी चिंता चिंता तो देता है, बट चिंता में रिएक्शन कैसे होगा वो डिपेंड करता है। जैसे जब मेरे को सब कोई फोन कर रहा है, सब डर के फोन कर रहा है, ठीक है, कि सर क्या करें। इवन ट्रेडिंग का तो छोड़ो, ट्रेडिंग का तो जो होना है वो तो हो गया, इवन जो इन्वेस्टमेंट है मार्केट में उसका वैल्यू भी तो गिर जाएगा। जिसका पोर्टफोलियो 80% में प्रॉफिट दिखा रहा था, रिटर्न, वो 80% सीधा गिर के 40% में आ गया। तो उन लोगों को डर लगने लगा, सर तो फिर इतना दिन का 5 साल का इन्वेस्टमेंट क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा, फिर से कब बढ़ेगा, कितना दिन बढ़ेगा, सब डर के मेरे को फोन कर रहा है। तो ऐसे सुबह से मैं भी थोड़ा सा चिंता में था, क्या सच में मार्केट इतना इम्पैक्ट करेगा। ऐसा करते करते एक जन मेरे को रात 9:30-10 बजे फोन किया, क्लास खत्म हुआ और फोन किया, मेरे को बोलते सर क्या करें। तो सुबह से मैं सबको बोला देख 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 कुछ नहीं होगा, बट 9:30 बजे मेरे को थोड़ा सा डर, और मैंने जितना इंटेंस हो जाती है चीज तो होता है ना, तो फिर मैं उनको ऐसे बोला कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पोर्टफोलियो जितना है सब बेच दो, सुबह होते ही सब बेच दो, इवन अभी से ऑर्डर जनरेट कर दो, मार्केट खुलते ही बेच देना, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये सुबह से मैंने नहीं बोला, बस रात को 10 बजे मैंने एक बार बोला, समझ रहे सर।
मैंने सुबह से मेरे को डर नहीं लगा, बस रात को आधा घंटा के लिए मेरे को डर लगा, और उसी डर में फोन आया, मैंने बोला। लेकिन फिर मैं घर गया, खाना खाया, सोया। मुझे खुद का भी चिंता है कि मेरा भी पोर्टफोलियो है ना, उसको मैं क्या करूं। तो मैं अपने बारे में जो सोचूंगा वो मैं अपने स्टूडेंट्स को या जो मेरे से सजेशन लेते हैं उनको भी बोलूंगा। तो मैं और कुछ नहीं सोचा, चुपचाप सो गया। रात को थोड़ा सा रिसर्च किया, क्योंकि रात को बहुत सारा मार्केट ओपन होता है, जैसे जापान सबसे पहले ओपन होता है, उसको सुबह पहले होते हैं ना उधर। तो जापान मार्केट ओपन होगा, तो मैं जापान मार्केट का थोड़ा सा खबर देख रहा था, कि न्यूज पढ़ रहा था कि जापान का मार्केट कैसे स्टार्ट हो सकता है वगैरह वगैरह। ऐसा करते करते उस दिन 1:30-2 बज गया। मैम मेरे को बोल रहे सो जाओ, सुबह क्लास है, उठ नहीं पाओगे, क्लास नहीं ले पाओगे। मैं मन में सोच रहा हूँ कि अगर मुझे थोड़ा सा भी भनक मिलेगा तब ना कुछ सजेस्ट कर पाऊंगा। लेकिन मैं थोड़ी ना भी जापान जा सकता कि भाई जापान का गवर्नर क्या कर रहा है मैं उसके पूछूंगा, आप बताओ मेरे को, टेल मैसेज करो। दैट इज नॉट पॉसिबल। मेरे को ऐसे ही मार्केट का खबर जुगाड़ करके अपना दिमाग यूज करना है। फिर सुबह 7 बजे, 7 बजते ही मैं मार्केट खोला। हमारा मार्केट तो खुलेगा नहीं, जापान मार्केट ऑलरेडी खुल के मिडिल में आ गया। तो खबर मिला जापान मार्केट जितने में गिरा था वो रिकवर कर गया, ऊपर से अच्छा रिटर्न जनरेट के साथ। समझ में आ रहा है कुछ? और एक खबर साथ में है ना, कि यूएस का जो डेटा निकला, वो डेटा कितना सच है, इसके बारे में एक क्वेश्चन मार्क वाला रिपोर्ट आया। इवन ये भी बोला गया कि यूएस का जो लेबर मैंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट के बारे में यूएस का जो अलग अलग स्टेट का प्रोविंस का जो गवर्नर है, ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत मैंने क्या बोलते हैं उसको, मैंने पावरफुली कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाए, यूएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग ये स्टेटमेंट दिए। जहां दुनिया सोच रहा है में प्रॉब्लम है, तो वहां पर वहां का गवर्नर लोग बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पॉजिटिविटी के साथ जब कोई बात करता है, ये भी मार्केट को एक अच्छा लगता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों प्रॉब्लम एलिमिनेट हुआ। इवन उससे पहले सेम डे पे अमेरिकन मार्केट तो तभी तक खुला नहीं, क्योंकि वो मार्केट राउंड होगा फिर जाके अमेरिका खुलेगा ना। जापान बंद होगा, इंडिया खुलता है, इंडिया बंद होगा फिर अमेरिका खुलेगा, मानी यूरोप खुलेगा, उसके बाद अमेरिका खुलता है। इस तरह से राउंड बाय राउंड चलता रहता है, क्योंकि जिस तरह से दिन और रात होता है। अब 7 बजे पॉजिटिव रिपोर्ट है पूरा, कि मार्केट, फिर मैंने मैसेज किया कि आज मार्केट रिबाउंड हो जाएगा, और शायद जितने पॉइंट में गिरा था थोड़ा तो कोशिश करेगा। इवन इसके पूरा मैसेज भी है मेरे पास, जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। कहानी बना के बोलना इतना आसान नहीं होता, और वो भी मार्केट का कहानी। मेरे पास पूरा एकदम क्रोनोलॉजिकली मेरे पास है। और जस्ट देखो, जैसे ही 5 तारीख खत्म हुआ, 6 तारीख को देखो 23,922 से 92 से मार्केट कहाँ चला गया, 24,297। ये जस्ट नेक्स्ट डे पे ऐसा हुआ है, मैंने 7 तारीख सुबह। और मैंने सबको, और जब मैं पॉजिटिव बोला तो इसका मतलब यही है कि जिसका भी होल्डिंग है, पोर्टफोलियो है, सेल मत करो, जैसा है रहने दो, मार्केट नॉर्मल हो जाएगा। और तब से 7 तारीख से जो मार्केट मोटा मोटी नॉर्मल हुआ है, तो मार्केट एक साइडवेज नॉर्मल से चल रहा है। हाँ, पहले वाला सिचुएशंस पे पहुंचने का भी कोई ट्रिगर नहीं है। तो मोटा मोटी अभी मार्केट क्या हो गया, सुधर गया। जो डर था वो खत्म हुआ। अब यही पॉइंट है सर, कि ऐसे डर के माहौल में डिसीजन मेकिंग पावर का बहुत जरूरत होता है। अगर आपके पास ज्ञान हो, आप डिसीजन ले पाओ। अगर ज्ञान नहीं है, अज्ञानी लोग क्या करेगा, डरेगा। और अगर दिल का धड़कन कंट्रोल नहीं होता है, तो हार्ट अटैक भी हो सकता है ना। क्योंकि इंसान का सबसे ज्यादा डर नॉर्मल, हम लोग मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं। यहाँ पर लोगों को सबसे ज्यादा जो सुख और दुख होता है ना, वो मेटेरियलिस्टिक चीजों से ही होता है। पैसा 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 पैसा, ऐसा ही होता है ना। पैसा आ गया तो बड़ा खुश, पैसा चला गया तो बड़ा दुख। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना हम लोगों का। सारा दिन क्या पाना है और क्या देना है। चला गया तो दुख हो गया, आ गया तो बड़ा खुश हो गया। जो इसके बीच में अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाए, वही है। और ज्ञानी मानुष ये चीज सीख जाता है। ठीक है, चलो थोड़ा ज्ञानी बनते हैं। किसी को ज्ञान बांटे ना बांटे, खुद तो ज्ञानी बने। सर आप तो बांट रहे हैं। सर मेरे को भगवान ने एक मौका दिया बांटने का, टीचर बन के, इसलिए फ्री मैंने फालतू में बकता रहता हूँ। चलो, समझ में आया आप लोगों को? एक इवेंट समझाया सर। ठीक है। ज्ञान होने से क्या सुविधा होता है और क्या असुविधा। चलो, तो हम लोग करेंटली माइक्रो लेवल में क्या पढ़ रहे हैं सर? थ्योरी ऑफ कॉस्ट। इससे पहले मैं क्या पढ़ाया? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली माइक्रो लेवल में ये 4 चीज आ जाता है सर। बेसिक्स को छोड़ के डिमांड सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड डिफरेंट मार्केट्स। ठीक है, मार्केट में थोड़ा टाइम लगेगा,
मार्केट को समझने से पहले ये कॉस्ट का चैप्टर बहुत वाइटल है। कॉस्ट क्या है? चलो कॉस्ट से याद है फिर से जापान। आज का जापान का ही दिन है क्या? आज तूने क्या जापान उठाया, मेरे दिमाग में जापान ही चल रहा है। चलो हाँ सीरियसली जापान का ही एक न्यूज है, ये देखो उसका बोलने से पहले ये मैं रेडी करके रखा था। देखो मैं आपको ओपन पहले से किया हुआ है, ठीक है। एक्चुअली मेरे को अभी मिला खबर, और मैं सोचा कि आज इकोनॉमिक्स क्लास में बच्चे लोगों को बताते हैं, ठीक है। मारुति सुजुकी बिगिंस एक्सपोर्ट ऑफ मेड इन इंडिया फ्रॉन्क्स मॉडल टू जापान। सर हम लोग तो बचपन से सुने आ रहे हैं कि हम लोग जापान से गाड़ी लेते हैं, ये तो उल्टा खेल हो रहा है। हमारा प्रोडक्ट जापान जाएगा, मैंने चला गया ऑलरेडी। सर ऐसा हो सकता है? मैंने कम से कम गाड़ी मार्केट में तो, गाड़ी में जापान का टेक्नोलॉजी, जापान एंड जर्मनी, ये गाड़ी में दुनिया में नंबर 1 है, एज वेल एज अमेरिका ऑल्सो, ठीक है। हम जापान को गाड़ी बेच रहे हैं, मैंने एक्सपोर्ट कर रहे हैं जापान को गाड़ी। कुछ हजम नहीं हो रहा है ना, यही तो बात है। मैंने भारत, कुछ कुछ तो स्टार्ट हुआ है भारत में। तो ऑलरेडी ये कार का, अब आप लोग कार का शौकीन तो मोटा मोटी हो, है ना। माने का क्या? हाँ समझ रहे सर, इससे पहले भी एक ट्राई हुआ था, बलेनो। बलेनो एक आया ना मारुति सुजुकी बलेनो, और बलेनो को भी इंटरनेशनल मार्केट में पुश करने का कोशिश किया था, उतना हिट नहीं हुआ, बट ट्राई जरूर हुआ था। ये सेकंड ट्राई है, बट आई थिंक ये बलेनो से ज्यादा हिट कर सकता है, ऐसा एक फ्रॉन्क्स क्या। हाँ বেশি ভালো। তো আমার তো গাড়ির নলেজ নেই, আমি শুধু ইকোনমিক ফ্যাক্টর বুঝি, আর কিছু বুঝি না। ঠিক আছে, কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে আমি তোদেরকে জিজ্ঞেস করবো, ভালো খারাপ मेरे को नॉलेज नहीं है, ठीक है। मैंने कौन सा गाड़ी अच्छा है नहीं है, सीरियसली आई डोंट हैव ज्यादा नॉलेज, बट हाँ मैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात जरूर कर लूंगा सर। जैसे ये इसका कितना यूनिट बेच रहा है सर? करेंटली 1600 यूनिट, मैंने ऐसा 1600 कार जापान में रास्ते में हिट कर सकता है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इकोनॉमिक्स में हम लोग जो थ्योरी ऑफ कॉस्ट या प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ये थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कैसे, सबसे पहले प्रोडक्शन कैसे आ गया, प्रैक्टिकली सोचो। ये जो फ्रॉन्क्स, क्या नाम क्या है इसका, प्रोनाउंसिएशन फ्रॉन्क्स है ना? हाँ सही कर रहा हूँ ना प्रोनाउंसिएशन? देखो मेरे को नहीं पता, सही किया ना? फ्रॉन्क्स, ओके। अब ये जो फ्रॉन्क्स या क्रॉन्क्स जो भी कार है, ये कार 1600 यूनिट इंडियन मार्केट में तो जो है वो है, बट ये जापान के रास्ते में हिट करेगा। अब इसका मतलब ये इसको जहाज में बिठा के, इसको जहाज में बिठा के हमें कहाँ लेके जाना है? जापान भेजना, जो ऑलरेडी गुजरात पोर्ट से निकल गया है। गुजरात पोर्ट से ये निकल गया, मारुति सुजुकी का फैक्ट्री कहाँ है? गुजरात में है सर, ठीक है, इसलिए गुजरात पोर्ट से निकल गया, ठीक है। कोलकाता में आजकल कुछ नहीं। हाँ हाँ स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर नहीं है? ओहो हो, अभी तक बोला नहीं तुम लोग स्क्रीन शेयर नहीं है। चलो स्क्रीन शेयर नहीं है, এতক্ষণ পরে কেন বলছিস? हाँ सर, तुम लोगों का माथा खराब हो गया होगा, मैं इतना सारा चीज समझाया, कैसे समझ गया फिर? हाँ विजुअलाइज कर रहा था माइंड में, हाँ मार्केट समझा दिया, इतना देर बाद तुम लोग बोल रहे हो स्क्रीन शेयर नहीं है। हे भगवान, उठा लो मेरे को, उठा लो। ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर है आप लोगों को? হ্যাঁ हेलो, স্যার। ओके सर। এতক্ষণ পরে সবাই বলছে স্ক্রিন শেয়ার নেই, কি অবস্থা है। अब मैं तो कहानी बनाते बनाते खो जाता हूँ ना, आदत तो पता है आप लोगों को, पहले बोलना चाहिए ना सर। कितना सारा चीज समझाया, मार्केट का अप डाउन दिखाया, जापान का केस दिखाया, आप लोग कुछ देख ही नहीं पाए। और स्क्रीन भी शेयर नहीं था, तो मेरा बोलने के साथ साथ वो भी तो देखना चाहिए था, बाद में रिकॉर्डिंग जो लेगा उसका भी तो जरूरत होगा। आप बोलेगा, अच्छा देखो, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट कैसे इंपॉर्टेंट है कि जब एक गाड़ी को बना के विदेश में एक्सपोर्ट करने का सोचते हो, या देश के अंदर भी बेचना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसका प्रोडक्शन अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। यानी क्वालिटी, है ना। प्रोडक्शन करने के लिए कौन सा 4 फैक्टर चाहिए सर, बोलो? लैंड, Sir, लेबर, land, labor, capital, and entrepreneur. वेरी गुड सर। आपको लैंड का जरूरत है, लेबर का जरूरत है, कैपिटल का जरूरत है, और एंटरप्रेन्योरशिप
रिस्क टेकिंग एबिलिटी का जरूरत है। तो मारुति सुजुकी, जो कि मारुति एक इंडियन कंपनी है और सुजुकी एक जापानीज कंपनी है, ये दोनों मार्च करके, पहले मारुति ने खुद ही बनाया था, फिर बाद में टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं था तो हमने सुजुकी के साथ पार्टनरशिप किया, ठीक है, जॉइंट वेंचर किया और चल रहा है, अभी भी वो जॉइंट वेंचर चल रहा है। अभी फुल्ली क्या है, मारुति सुजुकी। तो इनके पास लैंड है जहाँ पे गाड़ी प्रोडक्शन होता है, इनके पास लेबर है, वो लोग खुद मैंने इंजीनियर्स है, नॉर्मल लेबर्स है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स है, बहुत लोग हैं सर, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर, जितना इंजीनियर का जरूरत हो सकता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, लेबर के नाम पे हर कोई है। कैपिटल, कैपिटल माने बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा, ठीक है, जिसके थ्रू से वो बिजनेस पे लगा के बिजनेस को आगे करेगा, तो कैपिटल भी है। पहले तो नहीं था, धीरे धीरे गवर्नमेंट ने पुश किया, मारुति सरकार का है ना, मारुति सरकार के थ्रू से है, और उसमें बाद में प्राइवेट पार्टी भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो कैपिटल, अच्छा ये कैपिटल अगर अपने पास नहीं होता है तो क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टर्स या बैंक से लोन लेके, है ना। तो लैंड के बदले हम क्या देते हैं नॉर्मली, रेंट देते हैं। लेबर के बदले क्या देते हैं, वेजेस देते हैं। कैपिटल के बदले क्या देते हैं, इंटरेस्ट। ये सब मैं प्रोडक्शन में डिस्कस किया, Interest. ठीक है, जस्ट टू कनेक्ट विथ कॉस्ट में थोड़ा सा समझा रहा हूँ। अब ये जो गाड़ी बन रहा है, इस गाड़ी के कॉस्ट के अंदर ये सभी कॉस्ट इंक्लूड होगा, ये समझो। एक गाड़ी का मार्केट प्राइस कितना है, 7, 7.5 कितना है, 13 लाख के आसपास है। देखो ये सब एडवांस है, सब पता है, ठीक है, मैं तो बैकडेटेड इंसान हूं, मुझे पता है, ठीक है, मैंने बस बोला, हाँ, संगे संग टॉप मॉडल 13 लाख, ठीक है। तो बेसिकली इस गाड़ी को बनाने के लिए जो लैंड का जरूरत पड़ा, उसके बदले मैंने क्या पे किया, जो मैंने कैपिटल जुगाड़ किया उसके बदले मैंने क्या पे किया, मैंने मतलब मारुति सुजुकी ने क्या पे किया, इंटरेस्ट। अच्छा, मैंने जो क्या बोलते हैं इसको, लेबर, हाँ, जो इसमें लगाया, लेबर को क्या दिया मैंने, और जिसने एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी उठा के इस गाड़ी को बनाया, वो प्रॉफिट कमाया। तो प्लीज टेल मी, ये जो 7, 7.5 लाख, या सॉरी 13 लाख का जो गाड़ी है, ठीक है, टॉप मॉडल 13 लाख, ये 13 लाख के दाम के अंदर ये सभी चीजें अंदर छुपा हुआ है, तभी तो इसका दाम 13 लाख। अब कोई बोलेगा सर कैपिटल, मैंने कैपिटल बेसिकली ये जितना सारा ये जो इसका ढांचा है, ढांचा मैंने स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को बनाने के लिए तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल का जरूरत होता है। वर्किंग कैपिटल मैंने जिसके थ्रू से तुम अपना प्रोडक्ट या बिजनेस का जो मेन काम है वो करोगे, ठीक है। अगर तुम, जैसे ये किससे बनता है, इकोनॉमिक्स का बेसिक क्लास करोगे ना, वहां पर मैं फ्रॉम्स को क्या क्या बना देता हूँ सर, मिट्टी, इसको मिट्टी में मिला देता हूँ मैं। कोई अगर इकोनॉमिक्स का बेसिक क्लास करेगा ना, ये पूरा मिट्टी बन जाएगा, तो उसका उसका सर फेवरेट आपने गाड़ी को, BMW को मिलाया था एक हाँ दिन। BMW को मिट्टी में मिला दिया था, ठीक है, जिसमें चढ़ के लोग अपने आप को शेर समझते हैं, उसको भी मिट्टी में मिला दिया था। मानेगा सर ये मिट्टी है, हाँ, देखो इसको पसंद नहीं आया, आप बताओ, मिट्टी, इसको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मिला सकता हूँ, हाँ, सब फूले की में मिट्टी में मिलाओ, मैंने बेसिकली इसका सारा चीज खोल देंगे तो मिट्टी में मिल जाएगा। फिर देखो, चिंता में पड़ गए ये लोग। थैंक यू सर। ये जितना एक गाड़ी को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स का जरूरत होता है ना, वो सब मिट्टी है। एग्जाम्पल के रूप में जो भी बोलोगे, एक भी चीज तोड़ नहीं सकते। रिसोर्सेस माने ये किस चीज से बना है, ये जो स्ट्रक्चर है, स्टील है ना, स्टील के लिए क्या चाहिए आपको, आयरन, है ना, आयरन और कच्चा लोहा। कच्चा लोहा कहाँ मिलता है, आसमान से टपकते हैं, हाँ, या आपके घर के नीचे से मिल जाता है। इसका बेसिकली मिट्टी का ही पार्ट है। देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पर आयरन और का माइंस होते हैं। ऐसे तुम्हारे सामने अगर आयरन और पड़ा भी रहेगा ना, तुम पहचान नहीं पाओगे, वो तुमको पार्ट ऑफ क्ले ही लगेगा। कभी अगर झारखंड एरिया में जाते हो, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जाते हो, उड़ीसा का कुछ एरिया में जाते हो, वहां पर जितना पहाड़ी से मैक्सिमम पहाड़ी आयरन और में भरा पड़ा है, उसके अंदर माइंस होते हैं, ठीक है। माइन मैंने वो बेसिकली वो है ही मैंने देखने में मिट्टी है, बट उसको खोदोगे तो क्या निकलेगा, आयरन, ठीक है। फिर वहां कच्चा लोहा को निकाल के उसको रिफाइन किया जाता है, फैक्ट्री में डाला जाता है, फिर वहां से रॉ आयरन मिल जाता है, फिर उसको एक सेटअप मैंने बेसिकली एक सीट के अंदर डाल के, ठीक है, उसका शेप दिया जाता है, फिर वो स्टील का पार्ट बन जाएगा, है ना, आयरन बनेगा, फिर उसके साथ एल्यूमिनियम मिला के स्टील बनेगा, फिर स्टील बन के
गाड़ी कंपनी स्टील का पार्ट खरीदेगा, फिर स्ट्रक्चर बनाएगा, और क्या सेप देगा इसको। बनाना मिट्टी, बिना मिट्टी का करके दिखाओ कहाँ से करते हो, देखते कहाँ से आते हैं। अब कोई बोलेगा सर ये तो हो गया स्ट्रक्चर, टायर किससे बनता है? रबर का पेड़ होता है, कुछ नहीं पता। रबर का पेड़ होता है, वहां से रबर का, जैसे खजूर का पेड़ से खजूर का रस निकलते देखे हो कभी? सेम पैटर्न पे रबर के पेड़ से रबर का रस निकाला जाता है, व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, फिर उसको प्रोसेस करके ब्लैक हो जाता है। उसी से कंपनी बनाए हमारे मद्रास रबर फैक्ट्री। फॉरेन नहीं है रे बाबा हमारे, सबको लगता है फॉरेन कंपनी होगा, नहीं, इंडिया का है, मद्रास रबर फैक्ट्री। और भी जितना है, सीएट टायर, अपोलो टायर, हाँ, ये काला काला टायर ऐसे ही बनता है, समझे? तो मिट्टी है ना, बिना मिट्टी का पेड़ कहाँ से उगाएगा? छाती पे। नॉट पॉसिबल सर। इसके अंदर जो ऊर्जा पुर्जा है, नट बोल्ट्स वगैरह, वो भी तो वही आयरन और, है ना, वही से आया। सर गाड़ी चलता किससे है? पेट्रोल डीजल से। अब मुझे बता, पेट्रोल डीजल कहाँ से मिलता है? किसके घर के नीचे मिलता है? पेट्रोल का माइंस किसके घर के नीचे है? सर दुबई में शेख लोगों के घर के नीचे है। अगर दुबई जाओगे, वहां पर जो शेख लोग हैं ना, उनके घर के नीचे है। माने इसका मतलब है कि दुबई में या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, या सम अफ्रीकन नेशंस में एंड सम साउथ अमेरिकन नेशंस पे तेल का भंडार है, जो मिट्टी के नीचे से ही मिलता है, या समुद्र के नीचे से मिलता है। मैंने समुद्र के नीचे मिट्टी होता है, समझ रहे हो? या तो डायरेक्ट मिट्टी के नीचे, या फिर समुद्र के नीचे एक लेवल होता है, बेस लेवल, उसके नीचे भी मिलता है। अल्टीमेटली वो मिट्टी है जिसके नीचे तुमको माइनिंग करके पेट्रोल डीजल मिलता है। वो बेसिकली रॉ फॉर्म में होता है, उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल। क्या बोलते हैं उसको? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। फिर कच्चा तेल को रिफाइन करके, आधा रिफाइन होगा तो डीजल बनेगा, ज्यादा रिफाइन होगा तो पेट्रोल बनेगा, और थोड़ा कम और रिफाइन होगा तो केरोसिन बनता है, और भी बहुत सारा बाई प्रोडक्ट बनता है। समझ रहे हैं सर? तो ऐसा, और कोई, अच्छा कोई बोलेगा सर आजकल तो इलेक्ट्रिक कार आ गया, हम तो ओला इलेक्ट्रिक का शेयर खरीदे हैं सर, हम पेट्रोल डीजल से गाड़ी नहीं चलाएगा, हम इलेक्ट्रिक से चलाएगा। चला, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी मिट्टी में मिलाता हूँ। कैसे? अच्छा चलो, ओला इलेक्ट्रिक के लिए ये इलेक्ट्रिक से ही चल रहा है ना? हेलो, इलेक्ट्रिक से चल रहा है ना? कौन से कैसे बनाइए इलेक्ट्रिक? ये जो अभी पंखा का हवा, इसी का हवा खा रहे हैं हम लोग, लाइट का हवा लाइट का लाइट जल रहा है। कैसे जल रहा है बोलो? कोल से। थर्मल बोलते हैं ना उसको इंग्लिश में, हाँ, थर्मल पावर। कहाँ है थर्मल? कहाँ मिलता है? कोल कहाँ मिलता है? आसमान से टपकता है? मिट्टी से ही मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आसपास में कोलाघाट बोल की जगह है, कोलाघाट में थर्मल पावर का फैक्ट्री है सरकार का, एनटीपीसी का, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। उसका एक कंपनी का नाम है केटीपीपी, कोलाघाट थर्मल पावर प्रोडक्शन, जो यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर में है। वहाँ बन रहा है, थर्मल पावर प्रोडक्शन हो रहा है, और पूरा एंटायर साउथ वेस्ट बंगाल को एज वेल एज झारखंड को भी पावर सप्लाई करता है, उड़ीसा को भी पावर सप्लाई करता है। ऐसे आसाम में भी होगा, हर स्टेट में अपना अपना है। कहाँ पर? थर्मल प्रोडक्शन से ही इंडिया का मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी थर्मल से ही होता है। 80 से 85% इलेक्ट्रिसिटी थर्मल से है, और बाकी 10-15% हाइड्रो इलेक्ट्रिक, लाइक पानी से, ठीक है, या फिर सोलर पावर से मिलता है। समझ में आया? मिला दिया ना मिट्टी में, जो बोलेगा उसको मिट्टी में मिला देगा। जोक से पार्ट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। ठीक है, गाड़ी में चढ़ो, कितना मजादार गाड़ी में चढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हाथ लगा के, बड़ा फाइन कार, जितना भी बोलो, सेल्फी खींचो, बट है तो भाई मिट्टी। तुम सोच रहे हो मेरा पैर मिट्टी में नहीं रहेगा क्योंकि मेरे पास रॉयल एनफील्ड, लेकिन वो बना मिट्टी से ही है। तो बीएमडब्ल्यू में चढ़ के ऐसा करके बैठे हुए हो, ठीक है, हाथ में आईफोन लेके बैठे हो, वो भी मिट्टी से ही बना है। आईफोन भी मिट्टी है, उसको भी मिट्टी में मिला देंगे, जिसका तुम लोग स्वैग करते हो। मिलाओ आईफोन को मिट्टी में। ये फोन जो बना है ना सर, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके कारण ये फोन या लैपटॉप कंप्यूटर चलता है, ये इसका सबसे मेन पार्ट है सिलिकॉन, जिसके कारण ये इसका मेमोरी बनता है, मेमोरी। ठीक है, सिलिकॉन में मेमोरी होता है, ठीक है, सिलिकॉन मेमोरी को स्टोर कर पाता है, तो सिलिकॉन भी मिट्टी से ही मिलता है। फिर वो सिलिकॉन का यूज करके ये पूरा इंटर डेटा डेटा इंडस्ट्री बना है, और डेटा नहीं होता तो मोबाइल का क्या कर। चलो, हो गया, बहुत ज्यादा बोल दिया। तो मेरा फिलहाल ये सब कहने का इच्छा नहीं था, बट मुझे लगा
कि थोड़ा बता देना चाहिए, 2-4 लोगों को लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ फ्रॉन्ग्स को मिट्टी में कैसे मिलाएगा, जो भी हो। अब मैं जो आपको बोलने का कोशिश कर रहा था कि इसमें कॉस्ट कहाँ है सर, ये जो लेबर का वेजेस है, कैपिटल का इंटरेस्ट है, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट है, ये सब चीजों को प्रोडक्शन जो भी करने जा रहे हैं, इसको फालतू में ना रब कर दिया। मेरा कहने का मतलब है वेजेस प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस और क्या, हाँ रेंट, ये सब को मिलाने से जो मिलता है ना, इसे कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? फैक्टर कॉस्ट। लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप को बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैंने प्रोडक्शन करने के लिए कौन से 4 फैक्टर चाहिए, और उसी 4 फैक्टर के बेसिस में जो कॉस्ट लगता है, प्रोडक्शन करने के लिए तो कॉस्ट लगा ना, प्रोडक्शन करने जाएंगे तो खर्चा होगा, तो उसी कॉस्ट को बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। इसी कॉस्ट को मैनेज करना, मेंटेन करना, यही है थ्योरी ऑफ कॉस्ट का मेन फंडा। समझ में आया? चलो अब किताबी बात करते हैं। चलो मेरे नोट्स में आ जाते हैं, ये थोड़ा सिंपल है, जिनके पास नहीं है ना ये वाला मेरा नोट्स कलेक्ट कर लेना सर। बाकी इंस्टीट्यूट का मैथ जिसका जो भी है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है वही चीज। हाँ किसी में थोड़ा कम ज्यादा दिखेगा, बट यहाँ पर मोटा मोटी सब चीज समरी में दिया हुआ है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्रोडक्शन हो चुका था, कॉस्ट ठीक है। अच्छा लास्ट दिन ना क्लास से पहले मैंने जब चल रहा था उसमें लास्ट में, आई थिंक लास्ट 15-20 मिनट में मैंने कॉस्ट के बारे में बात करना स्टार्ट किया था। कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। इवन मैंने ये भी बोला था, ये जो आप लोगों में से काफी लोग सीएमए का भी कोर्स कर रहे हैं ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट वर्ड आ गया ना, हाँ तो कॉस्ट क्यों, क्योंकि ये सीएमए वाले को बेसिकली बनाया गया था, आज भी करते हैं बट स्टार्टिंग जब हुआ था फैक्ट्री, नेहरू जी ने डिसीजन लिया था इंडिया में कॉस्ट इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ठीक है। पहले सीए ही था, सब कुछ करता था, सीए क्या कॉस्ट नहीं करता, वो सब कुछ करता है, लेकिन सीएमए को स्पेसिफिकली कॉस्ट मैनेज करने के लिए बनाया गया था, स्पेसिफिकली कॉस्ट मैनेज करने। तुम जितने अच्छे से कॉस्ट को मैनेज कर पाओगे उतना सस्ता में क्वालिटी चीज बना पाओगे। सस्ता में क्वालिटी होता है, होता या नहीं होता फर्क नहीं पड़ता, करना पड़ेगा। जितना सस्ता में क्वालिटी बना पाएगा उतना अच्छे से दूसरे को बेच के प्रॉफिट कमा पाएगा। देखो सर दुनिया में सबको ना क्वालिटी चाहिए, लेकिन हम लोगों को नॉर्मली लगता है कि भाई क्वालिटी चीज बनाने के लिए खर्चा होता है, दैट्स ट्रू, लेकिन जितना मिनिमम कॉस्ट में तुम क्वालिटी चीज डेवलप करेगा, समझ में आ रहा है मेरा बात? इसको समझाने के लिए एक सिंपल एग्जांपल यूज कर सकते हैं। तुम लोग जहां भी रहते हो, मैंने अपने नेटिव में या यहाँ पर कोलकाता में जहां भी रहते हो, आसपास में कोई लोकल दुकान होगा जिसका कुछ ना कुछ फूड आपको अच्छा लगता हो, हाँ सबका होता है, कोई ना कोई लोकल दुकान होगा जिसका कोई ना कोई खाना आपको अच्छा लगता है। इन सिंपल तो अगर सिंपली बता जाए, हो सकता है कि आपके घर के सामने कहीं पर चॉप अच्छा मिलता हो, चॉप इन द सेंस वो जो ऑयल फ्राई जो बेसन से बनता है हमारे यहाँ पर, तो जिसका चॉप तुम्हें अच्छा लगता है कि भाई शाम होते ही वो एक चॉप मुड़ी चाहिए हमको, ठीक है, ये थोड़ा सा हमारे बंगाल में कल्चर है, शाम में चॉप मुड़ी चाहिए, ठीक है। अगर आप वेस्ट बंगाल के कुछ और डिस्ट्रिक्ट में चले जाओगे ना, लाइक बांकुड़ा पुरुलिया, ठीक है, वहां पर तो लोग सुबह भी मुड़ी चॉप ही खाते हैं, सही बोला ना सर, ठीक है, झाड़ग्राम ये सब एरिया में लोग सुबह भी मुड़ी चॉप खाते हैं, सुबह मुड़ी चॉप, शाम को भी मुड़ी चॉप। मुड़ी चॉप इज अ फेमस फॉर देम, जो भी हो। कहने का मतलब है कि जो चॉप तुमको अच्छा लगता है, वो अगर चॉप का दाम अच्छा लगता है बोल के 50 टका पीस कर दे तो जाओगे? तो ये मेरा चॉप इतना फेमस है, 50 रुपीज में एक एक चॉप बेचेंगे, खरीदोगे सर? वो मिनिमम 5 टका, 6 टका, 7 टका दाम रखता है, तो आप जाते हो, खरीदते हो, मजे से खाते हो। मेरा कहने का मतलब है वो कॉस्ट को मैनेज करता है और क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, तभी जाके उसका दुकान में भीड़ होता है, ये सर नो। तो अगर एक चॉप दुकान का मैंने कोई भी चला नहीं पाता सर, देखना दुकान ऐसा नहीं कि चॉप बहुत लोग खा रहे हैं तो हम भी दुकान खोल ले, ऐसा नहीं हो पाता है। उसको मैनेज करना आना चाहिए, क्वालिटी भी देना है, कॉस्ट को भी मैनेज करना है। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई इसका तो चॉप का दुकान बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे हमारे केस्टपुर में इस एरिया में, तुम कभी सुबह के टाइम पे तुम लोगों को क्लास तो रहता है, आते नहीं हो, कम आते हो, सुबह के टाइम मैंने 8 बजे 9 बजे 10 बजे ऐसे टाइम पे अगर कभी क्लास में आओगे ना, अगर बाई चांस मैं ब्रेक देता हूँ, यहाँ पर एक कचौड़ी दुकान है, ठीक है,
अगर बाई चांस संडे आ जाते हो, लाइन लगता है, सब टिफिन का कैन लेके खड़ा हो जाता है, जैसे राशन का लाइन लगता है। तू ही जानिस, इसको पता है। हाँ एखाना দোকানটা তুই লাইন দিস নাকি? আমি দিই। हाँ ফাঁকা থাকলে যাস। अच्छा, इसको पता है लाइन लगता है, कहाँ ही आना, इतना भीड़ होता है। आसपास के सभी दुकानदार सोचते हैं भाई क्या देता है, ऊपर से कचौड़ी में ना मैंने आटा भी लगा रहता है, मैंने कच्चा कच्चा एक होता है, मैंने इतना भी नहीं, लेकिन हाँ टेस्ट उसका जो सब्जी बनता है वो काफी टेस्टी है। और कचौड़ी अगर गरम गरम खाओगे ना, समझ में, घर आके खाओगे थोड़ा सा क्वालिटी डिटोरिएट हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको देख के आसपास में और भी 5 लोग कचौड़ी का दुकान खोला है, नहीं हो पाता है, नहीं होता है भीड़ उनका। तो खाने के टाइम पे तो भीड़, इतना भीड़ होता है, अगर उसमें से 10 लोग भी शिफ्ट हो जाए बाकी लोगों का गुजारा हो जाए, लेकिन नहीं होता है। क्या कारण है? क्वालिटी एंड कॉस्ट। ये दाम भी नहीं बढ़ाता है, मॉडरेट दाम पे बेचता है जैसे होना चाहिए, और क्वालिटी को भी मेंटेन करता है, टेस्ट को। सो दैट इज द पार्ट सर, कि अपना प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास बनेगा तभी, ठीक है, जिसको कम कॉस्ट में अगर हम उसको बेहतर बना सके, तभी जाके इंडिया बनेगा सर, तभी जाके आप लोग जो इतना मेहनत कर रहे हो, आपका जॉब एवरीथिंग डिपेंड करता है। क्योंकि जितना क्वालिटी कंपनी इंडिया में बनेगा, जैसे आज आपको देखा है मैंने कि फ्रॉन्क्स कार जो है ये अभी जापान जाएगा, है ना? तो सोचो इतना दिन तो हम लोग जापान से कार खरीदते थे, अब हमारा कार अगर जापान खरीदना चालू करे, थोड़ा थोड़ा बहुत भी, इंडिया के लिए एक बहुत ही प्राउड का बात है। और ऐसे आप लोगों को एक स्टैटिस्टिक्स दे दो, ऐसा नहीं कि हमारा कार फॉरेन में जाता नहीं है, जाता है। छोटा सा स्टैट देने से आपको समझ में आएगा। लास्ट ईयर सिर्फ मारुति सुजुकी ने पैसेंजर कार में 2,08,000 यूनिट, माने इतना कार फॉरेन मार्केट में बेचा है, और अभी 100 कंट्रीज को। कितने कंट्रीज को? 100 कंट्रीज को। एट प्रेजेंट हैज ए 42% शेयर इन एक्सपोर्ट ऑफ पैसेंजर व्हीकल फ्रॉम इंडिया। माने इंडिया में जितना फॉरेन माने कार बेच के फॉरेन में जाते हैं, उसमें से 42% शेयर अकेला मारुति सुजुकी का है। सेकंड में आई थिंक होंडा वगैरह का होगा, थर्ड में आई थिंक टाटा भी आ जाएगा, ठीक है, एज पर दी रिपोर्ट। तो ये चीजें एक कंपनी तभी कर सकता है जब उसका कॉस्ट एफिशिएंसी हाई लेवल में, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। और इसमें सीएमए का रोल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो लोग सीएमए पढ़ाई कर रहे हो स्पेसिफिकली, वो जान लो कि उसका एक्चुअल लेवल में जाके काम क्या होता है। तो क्या चार्टर्ड नहीं करता? हाँ सर चार्टर्ड भी करता है, सीएस भी करता है, लेकिन सीएमए एकदम स्पेसिफिकली उसी काम के लिए बना हुआ है। तुम जितने अच्छे से कॉस्ट मैनेज करके प्रोडक्ट को बना पाओगे, उतना अच्छे से कंपनी को प्रॉफिट हो पाएगा और कंपनी सरवाइव कर पाएगा। चलो, अगर इतना बैकग्राउंड नॉलेज मिल गया ना, अब ज्यादा हो रहा है, अब सीधा किताबी बात करूंगा। तेरा मीटिंग जर्मन वाला रहेगा? चल से कॉस्ट एनालिसिस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इन रिलेशन टू वन और मोर प्रोडक्शन क्राइटेरिया। यही चीज समझा रहा था, है ना? वन और मोर प्रोडक्शन क्राइटेरिया, चाहे फ्रॉन्क्स बनाओ या क्रॉन्क्स बनाओ, जो बनाना है बनाओ, है ना? साइज ऑफ आउटपुट कितना, जैसे 2,08,000 यूनिट फॉरेन को बेचा। अब देखो एक एक लाइन समझ आ जाएगा। अगर मैं इतना सारा चीज ना बता के सिर्फ आपको 2-4 लाइन पढ़ा के डेफिनेशंस पढ़ा देता, जो आप लोग स्कूल में करते थे, यही लाइन आपको बोरिंग लगता है। तुमको क्यों? मुझे भी बोर लगता था, सबको बोर लगता है। मैं भी स्कूल में टीचर्स को पूछता था, कॉलेज में पूछा, सब 3 लाइन पढ़ा के 4 फॉर्मूला रटा के चला जाता था। तो क्या होगा भाई, 3 लाइन रटा के 4 फॉर्मूला रट के क्या करेंगे? कुछ तो बताओ भाई, देश में चल क्या है, थोड़ा बता दो। कोई नहीं बताता, ये अफसोस है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा, मैं इस दुख को मैं भी झेल के आया, आप लोग भी झेल रहे हो। कॉलेज में पूछो, देखते हैं ये 3 लाइन का मतलब कोई एकदम प्रैक्टिकली समझा दे। ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनके पास क्वालिटी नहीं है, जो नहीं है वो है डेडिकेशन। वो चाहेगा ही नहीं, इतना कौन खाटेगा भाई, सैलरी आने से मतलब, क्या समझे? अगर कोई एक आध टीचर मिल जाए, हम लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि कॉलेज में एक आध टीचर होता है जो सच में आता है और अच्छा पढ़ाते हैं, और हमें उनका क्लास करने का मन भी करता है। लेकिन अगर सभी टीचर ऐसे होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन होता है क्या? हाँ सच बताओ, मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा है,
ये पूरा कॉलेज में शायद एक ही टीचर होगा जिसका क्लास करने का मन करता, बाकी मैक्सिमम ना ही आए तो अच्छा है भाई, इसका क्लास है। तो साइज ऑफ आउटपुट, कितना साइज का प्रोडक्शन कर रहे हो। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, माने तुम किस लेवल में अपना बिजनेस को फैलाना चाहते हो। क्या जैसे मानो तुम एक दुकान खोल रहे हो और तुम चाहते हो कि बस केस्टपुर का कस्टमर आ जाए, बागुएटी का कस्टमर आ जाए तो इनफ है, ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड स्केल। बट तुम चाहते हो नहीं भाई, मैं ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूंगा वहां पर सिर्फ केस्टपुर का नहीं, आसपास की कोई भी एरिया से लोग आ सकता है। तो इट्स डिपेंड कि आप किस तरह से अपना बिजनेस मॉडल को स्प्रेड करना चाहते हो, स्केल ऑफ ऑपरेशंस में कहाँ तक फैलना चाहते हो। बात समझ में आ रहा है। या फिर आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस दुनिया एक्सपोर्ट करना चाहते हो। जितना बड़े पैमाने में सोचोगे उतना बड़ा जा सकते हो सर, ठीक है। ऐसा छोटा सोचना कोई खराब नहीं है, पर दिन दिन बड़ा सोचना भी पड़ेगा। और ये बड़ा सोच कैसे आता है, बड़े ज्ञान से आता है। एक बात याद रखना सर, ये संस्कृत का एक श्लोक है, ऐसे बोलते बोलते याद आया इसलिए बोल रहा हूँ। बोलते हैं कि स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्यान सर्वधा पूज्यते। क्या समझना है, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्यान सर्वथा पूज्यते। क्या मतलब है इसका। जो राजा होता है उसको अपने ही स्टेट में सम्मान मिलता है, ठीक है, पूजा छोड़ो सम्मान मिलता है, ठीक है, थोड़ी ना धूप धुना देते हैं मोदी जी पे या ममता दीदी। हाँ कोई कोई करता है ऐसे फैन फॉलोअर्स, ठीक है। स्वदेशे पूज्यते राजा, मैंने तुम अगर राजा हो किसी स्टेट का या किसी कंट्री का, वहां का लोकल लोग तुम्हें पूजा करेगा या फिर सम्मान, पूजा इन द सेंस सम्मान करेगा। बट जो विद्वान होता है ना सर, जो ज्ञानी होता है, तुम्हारे देश में भी पूजेगा, बाहर में जाओगे वहां पर भी पूजेगा। इसलिए बोलते हैं विद्वान सर्वथा पूज्यते, सर्वथा माने हर जगह। इसलिए ज्ञानी बनो, ऑटोमेटिक कदर मिलेगा। बहुत लोग सोचते हैं ना मेरा कोई कदर नहीं है, अरे भाई कदर होता नहीं है, कदर बनाना पड़ता है। तो बन के तो देखो कदर होता है कि नहीं, समझे कुछ, कुछ नहीं समझे। चलो, इट इज कंसर्न विद फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे कि फ्रॉन्क्स बना रहे, फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है, गाड़ी खरीद बनाना है फिर दुनिया को बेचना है। जैसे कि मारुति सुजुकी कर रहे हैं, 100 कंट्रीज को 2,08,000 यूनिट बेच चुका है लास्ट ईयर। इस साल और टारगेट हाई है, ऑलरेडी 1600 यूनिट्स एक्सपोर्ट कर दिया, वो भी जापान को। और बाकी अफ्रीकन तो हमारे कार से ही चलता है, बांग्लादेश भी हमारे गाड़ी से ही चलता है, उनको बोलो तो उसको खराब लगता है, ठीक है। औकात दो नया गया है, दिखाएगा बहुत है, ठीक है। मैं एक बार एक क्लास में बोल दिया था कि जब बांग्लादेश हमारा सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं, मेरे को नेक्स्ट दिन यूट्यूब में, मेरा सब्सक्राइबर तो कुछ होता भी नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियो के हिसाब से कुछ भी नहीं बनाता, जस्ट क्लास के अपलोड करता हूँ। उसी में किसी ने देख लिया बांग्लादेशी, मेरे को मैसेज करता है गाली देके, हम लोग इंडिया का सेकंड हैंड कार यूज नहीं करते, और फिर एक गाली दे दी हमें। मैंने कुछ भी नहीं पता, हमारा सब कुछ खरीदते हैं यहाँ से, फिर भी इतना ऐट है इनका। अब देखो निकल गया ना हिकड़ी, और डूबेगा, जो हालत है ना और डूबेगा ये। मैं चाहता नहीं हूं, बट सिचुएशन ही ऐसा बना के रखा है। अच्छा, अब ये कॉस्ट एनालिसिस में दो तीन चीजें हम लोग लास्ट दिन स्टार्ट भी किए थे। ऐसा मैं ना पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी ना कुछ ऐसे ऐसे लैंग्वेज बोल देता हूँ नॉर्मल हालत में, प्लीज आप लोग पर्सनली मत ले लेना, ठीक है। ये बस फ्लो में निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी बोले हेकड़ी बोल दिया, ये सब वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो प्लीज डोंट टेक इट पर्सनल, सर क्या क्या भाषा बोलता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहता। बट मैं इतना अपने आप को, मैंने पढ़ाने के टाइम पे ना इतना सोच बूझ के नहीं होता है, मैंने इमोशनल कंट्रोल नहीं होता है, जो दिल में आता है बोलता रहता हूँ, क्योंकि मैं स्क्रिप्टेड नहीं हूँ सर, ठीक है, कि आज इतना ही पढ़ाऊंगा यही यही बोलूंगा, ये सोच के नहीं आता है। क्या टॉपिक पढ़ाऊंगा इतना सोच के आता हूँ, लेकिन क्या पढ़ाऊंगा वो तो पढ़ाते पढ़ाते ही निकलता है, वो मैं सोच के नहीं आता। अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, ये चीज के बारे में बोला था, याद है ना सर। हाँ, बोलेगा कोई, कौन बोलेगा, बोल। हम्म, तो मिक्स्ड अप,
एक्सेप्टेड, वेरी गुड सर, वेरी गुड। चलो इसने जो समझाया मैं उसको सिंपल फिर से एक बार बोल देता हूँ। अकाउंटिंग कॉस्ट रिलेट टू दोज कॉस्ट ओनली व्हिच इन्वॉल्व कैश पेमेंट बाय एंटरप्रेन्योर ऑफ द फर्म। माने जो हम लोग खर्चा करते हैं उसका हम हिसाब रखते हैं। हेलो ये सुनो, जो खर्चा करते हैं बिजनेस में जो खर्चा करेंगे उसका हिसाब रखते कि नहीं रखते? तो हिसाब रखेंगे तो इसका मतलब क्या? अकाउंटिंग, है ना? तो जो खर्चा करेंगे उसका हिसाब रखेंगे और अकाउंटिंग कॉस्ट बन जाएगा। लेकिन देर आर सर्टेन कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट को क्या बोलते हैं सर? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। Cost factors owned by entrepreneur himself and employed in his own business are called implicit cost. Implicit cost also known as non-accounting cost. Now क्या डिफरेंस है अकाउंटिंग और नॉन अकाउंटिंग में? सिंपल बात है, जो खर्चा बिजनेसमैन करता नहीं है पर ये खर्चा वास्तव में होता है। सर ऐसा होता है कि खर्चा कर नहीं रहा है लेकिन फिर भी खर्चा है? अरे हाँ सर, एग्जाम्पल दिया था मैं लास्ट दिन। से फॉर एग्जाम्पल नाम सोमोदीप है, सोमोदीप और हर्ष, ठीक है, दोनों बिजनेसमैन बनना चाहता है। अब मानो कि सोमोदीप का पापा का कोलकाता में घर है पर हर्ष का पापा का तो नहीं है। ठीक है, मैंने हर्ष ने भी सोचा कि वो कोलकाता में ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है कि मार्केट देख लिया भाई, भीड़ बहुत है ना, कुछ भी खोलेगा अगर क्वालिटी बना दिया तो बिक जाएगा। ये सर नो, है ना, आसाम में इतना लोग नहीं रहता स्पेशली, है ना, कोलकाता ह्यूज मार्केट है, बस बना के बेच पाओ तो बेच के दिखाओ। ठीक है, इसलिए हर कोई चाहता है कि एक दुकान कोलकाता में खोल। ठीक है, बस मार्केट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब मानो इसको अगर दुकान खोलना है, रेंट लेना पड़ेगा। तुमको अगर दुकान खोलना है, रेंट लेना मैंडेटरी नहीं है। हाँ, तुम अगर लोकेशन वाइज चलो, क्योंकि मेरे को न्यू टाउन में खोलना है, सपोज तुम्हारा न्यू टाउन में घर नहीं है, तुम्हारा घर दमदम में है ना, अब दमदम में तुम खोल सकते हो। तो यहाँ पर चूजी मत हो जाओ। मेरा कहने का मतलब है कोलकाता में तुम्हारा एक तो लोकेशन है ना, कहीं पर भी तुम्हारा लोकेशन है तो तुमको वो एडवांटेज मिलेगा, लेकिन वही एडवांटेज हर्ट्स को नहीं मिलेगा। नॉर्मल अगर एक रोड साइड में दुकान खोलना है, कम से कम 30 से 40 हजार का रेंट पड़ जाएगा। क्या समझे? कम से कम 30 से 40 थाउजेंड मिनिमम रेंट पड़ जाएगा, मैक्सिमम 1 लाख 1.5 लाख बहुत कुछ जा सकता है। समझे? तो ये कॉस्ट तो मंथली रे, 30 हजार 40 हजार मंथली, अगर 50,000 का रेंट है एक प्रॉपर शोरूम या जो भी खोलोगे, 50,000 का रेंट माने सालाना 6 लाख का खर्चा आता है। ये 6 लाख तेरा बचेगा, हर्ष का नहीं बचेगा। तो क्या हर्ष बिजनेसमैन नहीं बनेगा? समझे? तो इसका मतलब जो खर्चा एक एंटरप्रेन्योर अपने पॉकेट से पे नहीं करता है उस खर्चे को क्या बोलते हैं? नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट। जैसे कि रेंट ऑफ सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड कैपिटल, वेजेस ऑफ सेल्फ ओन्ड एंटरप्रेन्योर। सेल्फ ओन्ड माने तुम एंटरप्रेन्योरशिप लगा रहे हो, ठीक है, और तुम खुद ही उस पर काम कर रहे हो, माने लेबर लगाने से बदले अपना काम खुद ही कर रहे हो, तो वेजेस देने का जरूरत नहीं पड़ रहा, है ना, माने तुम अपना वेजेस को सेव कर पा रहे हो। ठीक है, साइलेंट कर लेते हैं ना। इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड कैपिटल माने अगर तुम्हारे पापा के पास है, ठीक है, जैसे एक चीज हो सकता है, मानो हर्ष के पापा के पास पैसा है, उसको सपोर्ट कर सकता है, तो इन दैट केस हर्ष को मार्केट से कैपिटल का लोन लेने का जरूरत नहीं है। बट सपोज तेरे पापा के पास उतना नहीं है, तो क्या करेगा? झगड़ा करेगा पापा से, क्यों नहीं है? ठीक है, तो कुछ ना कुछ किसी को मिलता है, कुछ ना कुछ किसी को नहीं मिलता है, सबको सब कुछ का अभाव ऐसा नहीं होगा, हर किसी को कुछ ना कुछ अभाव रहेगा। ठीक है, फुल्ली सेटिस्फाइड कोई नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए, कि अगर फुल सेटिस्फाइड हो जाओगे फिर कुछ करने का इच्छा ही नहीं रहेगा। ये साइकोलॉजी है, सब है क्या करेगा। जैसे वेस्ट बंगाल के लोगों का क्या प्रॉब्लम है जानता है? एक जनरल प्रॉब्लम बता, स्पेशली अगर तुम साउथ बंगाल में हो, यहाँ पर खाने पीने का चिंता नहीं है। क्या है? सबका मोटा मोटी अगर तुम गांव विलेज एरिया में जाओगे, सबका आसपास में तालाब मिल जाएगा, माने पॉन्ड, ठीक है, उसमें मछली होता है, आसपास में थोड़ा सा जमीन जगह होगा जहां पर खेती बाड़ी करता है, साल भर का चावल का जुगाड़ हो जाता है। ठीक है, चावल मिल गया, तालाब में मछली मिल गया, और घर के आंगन में थोड़ा बहुत लाव का पेड़ लगा दे, कुमड़ा का पेड़ लगा दे, हो जाता है। ठीक है, क्या चाहिए और? खाना पीना मस्त हो जाओ। लेकिन यही काम राजस्थानी लोगों के पास नहीं है। राजस्थान में मिट्टी नहीं है, ठीक है, मिट्टी है तो सब बालू है, उपजाऊ नहीं है, इसलिए राजस्थानी लोग मारवाड़ी बन गया है। मारवाड़ी बन गया है माने बिजनेसमैन बन गया है। ऐसे वो मारवाड़ी बना कोलकाता में आके, पहले वो राजस्थानी ही कहलाता था, लेकिन आजकल हर राजस्थानी मारवाड़ी है। क्यों? बिकॉज ये बिरला ने दिखाया था रास्ता। बिरला ने ऐसा एम्पायर बनाया कोलकाता में आके कि उसके बाद से हर मारवाड़ी उसको फॉलो करके
सब बड़ा बड़ा बिजनेस। आज कोलकाता के बड़ा बाजार में जाओ, सब बड़े दुकानदार का मालिक वो है, लेकिन क्या वहां का उसका घर यहाँ पर था? घर बार कुछ नहीं है, फिर भी हर बिजनेस के टॉप पे बैठा हुआ है। क्या झगड़ा करके बनाया? बंगाली को मार के बनाया? टेल मी। तो इसीलिए मैं बोला कि जिसके पास होता है इसका मतलब नहीं कि वो बना देगा। सब तो बंगाल का जगह है तो नॉर्मल बात है कि बंगाली का ही होगा। जैसे जयपुर में जितना जगह है मारवाड़ी का ही है ना, सिंपल समझो बात को। लेकिन फिर भी बड़ा बाजार में हर बिजनेस का, अगर बड़ा बड़ा बिजनेस का ओनर देखोगे तो मारवाड़ी क्यों है? वहां पर बंगाली जाते हैं, टाइपिंग करते हैं, कंप्यूटर में हिसाब मेंटेन करने जाते हैं। एज ए बंगाली मुझे बहुत खराब लगता है, बट दैट इज हार्डकोर ट्रूथ। झुटला नहीं सकते। दूसरे से चिढ़ के कोई फायदा नहीं है। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, है ना। मैं यहाँ पर मैं मारवाड़ी से जल नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ कि वो क्या करके दिखाया। उसके पास नहीं था, अपना घर नहीं था, खरीदा, रेंट लिया, मेहनत किया, तब जाके बनाया। अब एक नंबरी दो नंबरी जो भी करे, तुम्हारा औकात है दो नंबरी, तुम भी दो नंबरी करो, देखते हैं। जल के कोई फायदा नहीं है। और सिर्फ कोलकाता में नहीं, जहां पर भी गुजराती और मारवाड़ी गया है वहीं पर दिखाया बिजनेस क्या होता है। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। बाकी पर्सनली हम लोग जानते हैं कि किस तरह का सोसाइटी में मोटा मोटी चीड़ होता है। बॉम्बे में जाओगे, गुजराती लोगों को पसंद नहीं करता मराठी को, तो गुज्जू पीपल करके चिढ़ते रहते हैं। यहाँ पर भी बंगाली लोग मारवाड़ी पे चिढ़ते हैं, मेड़ो मेड़ो करके रखता है। मारवाड़ी भी चिढ़ते हैं, बुंगू है एकदम। ठीक है, वो अंदर अंदर में चलता है। बिहारी लोगों को भी बोलता है बिहारी ऐसा कर। ठीक है, सब अपने अंदर अपने अपने अंदर चिड़ पुक्का गिरी सबके अंदर है। ठीक है, वो सब छोड़ो। मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा भारत का कल्चर हो गया। ठीक है, एक साथ रहेंगे लेकिन छुप छुप के एक दूसरे का करते रहेंगे। चलो अच्छा है ना। थाला बर्तन रहता है, ठोका ठोकी लगता है, ठीक है, चलता है। नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट क्लियर हुआ सर? हाँ, तो इसका मतलब जो खर्चा पॉकेट से हुआ, कैश निकला, अकाउंट्स में आएगा। जो नहीं हो रहा है जैसे कि ऐसा चीजें, नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट है। अच्छा, इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड बोथ अकाउंटिंग एंड इम्प्लिसिट, माने अकाउंटिंग माने एक्सप्लिसिट और नॉन अकाउंटिंग माने इम्प्लिसिट। अब इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? जहां पर अकाउंटिंग कॉस्ट और नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट दोनों जोड़ा जाता है, दोनों जोड़ दिया जाएगा। माने सिंपल बात है, तुम्हारा बिल्डिंग नहीं है खुद का, लेकिन किसी ने तो बिल्डिंग लेके ही रेंट पे काम कर रहा है। तो जो भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो अपने प्रोडक्ट के दाम के अंदर, आप लोगों ने मुझे पहले ही बताया था जब हम लोगों ने बेलेनो कार, सॉरी बेलेनो नहीं, क्या था कार का नाम? फ्रोंक्स, है ना, फ्रोंक्स ऐसा कुछ था। ये फ्रोंक्स कार बनाने के टाइम पे आपने मुझे पहले ही बोला था कि इसका जितना भी फैक्टर कॉस्ट है सब जोड़ के ये गाड़ी का दाम हुआ है। इसका मतलब हम लोग जो भी चीजें प्रोड्यूस करते हैं वो हर चीज के अंदर उसका फैक्टर कॉस्ट जुड़ जाता है। इसका मतलब अगर आप, जैसे मानो मैंने यहाँ पर बोला था सोमोदीप का खुद का घर है यहाँ पर, तो उसको रेंट नहीं देना पड़ता है, तो क्या रेंटल कॉस्ट जुड़ेगा नहीं अपने प्रोडक्ट में? जोड़ना तो चाहिए प्रॉपर कॉस्टिंग के लिए। बाद में तुम थोड़ा डिस्काउंट ऑफर दे दो, एडवांटेज है तुम्हारा, नहीं समझे? लेकिन तुमको एक एडवांटेज नहीं है, तुम्हारे पापा के पास पैसा नहीं है। तो सेल्फ फंड कैपिटल तुम्हारा नहीं है, लेकिन ये हर्ष के पास है। तो हर्ष को बैंक में इंटरेस्ट चुकाना नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हें पड़ता है। अब देखो अल्टीमेटली ये सब एडजस्ट हो जाता है। किसी के पास घर है तो पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है तो घर नहीं है, तो ये सब सब्स्टिट्यूट हो जाता है। दैट इज हाउ बिजनेस वर्ल्ड एक्चुअली रन इन द रियल रियल लाइफ। ठीक है, सो पॉइंट यही है, समझे सर? तो क्वेश्चन पूछते एग्जाम में, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉफिट? टोटल रेवेन्यू जितना हम कमाते हैं, यहाँ से इकोनॉमिक कॉस्ट को माइनस करो। टोटल जितना रेवेन्यू कमाते हैं वहां से इकोनॉमिक कॉस्ट को माइनस करने से हमें क्या मिलता है? इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है? टोटल रेवेन्यू से एक्सप्लिसिट कॉस्ट, माने सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट को माइनस करने से मुझे अकाउंटिंग प्रॉफिट मिलता है। मैंने जो अकाउंटेंट, जैसे आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, कॉस्ट अकाउंटेंट बन रहे हो, आप लोग जो बिजनेस के लिए अकाउंट मेंटेन करोगे उसमें क्या आएगा? अकाउंटिंग प्रॉफिट आएगा, उसमें इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं आता है। अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो इकोनॉमिक कॉस्ट को हिसाब करके कैलकुलेट करो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज अगर आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट करना आ गया तो आप बेटर ऑफर जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक चीज बताया कि सोमोदीप के पापा का घर नहीं, घर है बट हर्ष का नहीं है, तो सोमोदीप को रेंट नहीं लगता, तो वो चाहे तो अपना प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता में मार्केट में सेल कर सकता है। तो अगर वो थोड़ा सस्ता में सेल करेगा तो एक बेनिफिट है ना, उसका थोड़ा कस्टमर अट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन ये दुनिया को नहीं बताएगा,
कि मेरे पापा का घर है इसलिए मुझे रेंट नहीं देना पड़ता, इसलिए मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, ऐसे थोड़ी बोलेगा वो। नहीं समझा? हाँ, बेसिकली वो डिस्काउंट ऑफर देके अपना ये कॉस्ट एडवांटेज यूज करेगा। हाँ या ना? जैसे अभी जो कार मैन्युफैक्चर में इंडिया इतना पीछे क्यों है, मोबाइल मैन्युफैक्चर में इंडिया इतना पीछे क्यों है डेवलप कंट्री से? क्योंकि हमारे पास खुद का इंजीनियर नहीं है। क्या नहीं है? इंजीनियर नहीं है, मैंने उस लेवल का इंजीनियर नहीं है। हम लोग यहाँ पर जो इंजीनियर है ना, बेसिकली मैक्सिमम ये लोग बेसिकली क्लरिकल इंजीनियर है। एक चीज दे दिया जाएगा उसको पुट करना है, कॉपी पेस्ट वाला इंजीनियर है, इनोवेटिव इंजीनियर नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लार्क एंड इनोवेशन। क्लरिकल जॉब क्या होता है? तुमको एक काम समझा दिया जाएगा, एक ही चीज को रोज करते करते हैबिट हो जाएगा, बस रोज एक काम करो। लेकिन स्पेसिफिकली कुछ डेवलप करना एक अलग नॉलेज लेवल में आता है कि भाई मैं ये चीज बना दिया। कहना क्या चाहता हूं कि इंडिया क्यों बेहतर मोबाइल नहीं बना पा रहा है, क्यों हमें चाइनीज मोबाइल ब्रांड पे भरोसा करना पड़ता है, या मैंने जो भी यूज करते थे तो चाइनीज मोबाइल ब्रांड है या फिर आईफोन है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको बनाने के लिए जो नॉलेज है वो नहीं है हमारे पास। तो क्या हमारे यहाँ पर आईटी से लोग नहीं निकल रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन रहा है? बन रहा है। जो थोड़ा क्वालिटी वाला है वो फॉरेन चला जाता है, और जो थोड़ा सा मॉडरेट वाला है वो सब क्लार्क बन जाता है। क्लार्क माने, समझ गया ना? इसी कंपनी में काम करते हैं, जो फॉर्मूला सिखाया गया रट्टू तोता की तरह पुट करते हैं और बनाते हैं, सिंपल। प्रॉब्लम इज वेयर? इनोवेशंस, माने क्वालिटी नॉलेज। जो नॉलेज आपके अंदर इनोवेशंस क्रिएट नहीं करता, वो नॉलेज से हम लोग एक सर्टेन लेवल तक एवरेज तो हो सकते हैं, माने रोजी रोटी जुगाड़ कर सकते हैं, बट डेवलप नहीं बन सकते। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? समझो सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन में एक बार पूछते हैं। ए, सबको समझ में आ रहा है रे? ऋषिता, रीना, साहिल, Yes, sir. आयुष, रोशन, Yes, sir. गौरव, Yes, sir. श्रेष्ठा। ओके सर, Yes, sir. ठीक है सर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? जैसे देयर इज अ कॉस्ट नोन एज आउटले कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है? आउटले कॉस्ट इन द सेंस कि जो भी खर्चा होगा, आउटले कॉस्ट इन्वॉल्व्स एक्चुअल आउटले ऑफ फंड्स ऑन वेज, मटेरियल, रेंट, इंटरेस्ट, जो ऑलरेडी मैं आपको समझा दी। माने जितना खर्चा हो रहा है तुम्हारा, जैसे गाड़ी बनाने के लिए मेरा जो रेंट पे खर्चा हो रहा है, मटेरियल पे खर्चा हो रहा है, इंटरेस्ट पे खर्चा हो रहा है ना? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू इट्स वैल्यू इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज, और इट इज द कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी। समझाता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द सेंस या फॉरगॉन कॉस्ट इन द सेंस क्या होता है कि आपके पास पैसा है, बस उस पैसे को आप कहाँ खर्चा करो। तो एक छोटा सा चीज बता, सपोज यू हैव 500 रुपीज इन योर पॉकेट, ठीक है? पापा ने दिया पॉकेट मनी के रूप में। अब वो 500 से आप पार्टी शार्टी कर सकते हो दोस्तों के साथ, केक को काट के एक दूसरे के मुंह पे लगा सकते हो, है ना? 500 टका इस तरह से भी खर्चा हो सकता है। आपके पास दूसरा एक उपाय भी है, 500 से एक अच्छा बुक्स खरीद सकते हो या फिर एक अच्छा मूवी देख सकते हो, है ना? जो आपको जिंदगी में बहुत कुछ सिखा रहा है। तो आप 500 से क्या करो, या फिर 500 से आप और भी एक एंटरप्रेन्योर से स्किल डेवलप कर सकते हो। मे भी मार्केट से कुछ चीजें ला के, कुछ इनोवेशन बना के, फिर उसको मार्केट में धीरे धीरे छोटा छोटा करके बना के सैंपल के हिसाब से दुकान में दिया, फिर देखा कि भाई अच्छा चल रहा है। सपोज आपको केक बनाना आता है, आपने रॉ मटेरियल्स खरीद के लाया 500 टका में, घर पे केक डेकोरेशन किया, फिर वो केक आपने एक वेबसाइट या ब्लॉग पेज बना के या शॉर्ट्स बना के यूट्यूब में डाला, फेसबुक में डाला, इंस्टा में डाला। फिर लोग बोला भाई तुम केक बनाते हो, मेरा बर्थडे पार्टी के लिए बना दोगे, तुमको फर्स्ट ऑर्डर आने लगेगा। फिर धीरे धीरे तुम्हारा बढ़ेगा, फिर तुम जोमेटो में लिस्टिंग करते हो, फिर जोमेटो से कि तुम्हारा केक बनने लगेगा। इस तरह से कितना लोग अच्छा कर रहा है ना? तो दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 500 से करोगे क्या, है ना? बहुत लोग बोलते हैं अरे यार नहीं हमसे नहीं होता है, नहीं होता, हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है? बात पैसे का है ही नहीं, बिजनेस के साथ पैसे का कोई कनेक्शन नहीं है। जिस दिन 500 को 1000 करना सीख जाएगा, उस दिन 1000 को 2000 करना भी सीख जाएगा, और 1 लाख को 2 लाख करना भी सीख जाएगा। ये मेंटेलिटी का फर्क। मैं क्या बोला? सारा जगह तो बंगालीज का था, तो फिर मारवाड़ी काय को राज कर रहा है? क्या लेके आया था राजस्थान से? ये हल्दीराम प्रभु जी कोलकाता के सड़क पे कंधे पे अपने वाइफ के साथ और बच्चे लोग के साथ मिलके भुजिया घर घर में ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करता था, गिरीश पार्क गणेश टॉकी एरिया में। आज हल्दीराम जहां है, स्टैंड बन गया। जहां हल्दीराम है वो स्टॉपेज है।
लेकिन नहीं, हल्दीराम आज से 80-90 ईयर्स बैक बड़ा बाजार के एरिया में ऐसे पोटली में बांध के दुकानदार को सप्लाई का काम करता था, घर पे बना के बेचता था। ऐसे नहीं बन गया भाई हल्दीराम प्रभु जी प्राइवेट लिमिटेड। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है तुम्हारे सामने, उसका यूज करके ही एक बड़ा बिजनेस हो सकता है। कॉस्ट तो हर चीज पे लगता है, क्या समझे। आजकल बच्चा लोग जैसे ही 12th खत्म होता है माँ बाप को बोलता है कि हमको अच्छा कॉलेज में पढ़ना है। रिजल्ट अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा कॉलेज में जरूर पढ़ना है। डोंट टेक इट पर्सनली, एक इन जनरल बात कर रहा हूँ। किसी को पर्सनली ठेस पहुंचाने का कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं जो समझता हूँ वो मैं बताता हूँ। बच्चा कहाँ भर्ती होगा? एमिटी यूनिवर्सिटी। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद एमिटी। किसी का करोड़ों है तो 10 लाख टका फीस भी पड़ेगा, क्या दिक्कत है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि एमिटी यूनिवर्सिटी आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, आपके पास उपाय था, आप 10 लाख टका एमिटी यूनिवर्सिटी का सो कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे खर्चा ना करके आप उस 10 लाख टका से कोई इनोवेटिव बिजनेस कर सकते थे। दिस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। कॉलेज आप कोई नॉर्मल जगह से भी कर सकते थे और उस 10 लाख से आप एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। अगर आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो इस तरह से मिलता है। यस और नो? तो जस्ट ट्राई टू डू दिस। अब करोगे नहीं मुझे पता है, कोई एक आदि करता है। इसलिए देश में एंटरप्रेन्योर का कमी है, क्योंकि हम लोग जो भी पैसा सामने आता है ना सिर्फ दिखावे पे खर्चा कर देते हैं सारा। कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? एमिटी बोलेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, एमिटी बहुत अच्छा कॉलेज है, सेल्फी खींच के भेजता है, पोस्ट करता है, गजब लगता है, लाइक ज्यादा पड़ता है ना। दूसरे को भी अच्छा लगता है, हम भी इसे कॉलेज में जाएंगे। हाँ या ना? इसलिए तो एमिटी का एंटरप्रेन्योर तो इसी सोच से एमिटी बना है कि भारत में ऐसा कॉलेज बनाना चाहिए जो रिच लोगों के लिए होगा। और रिच तो भर्ती नहीं होगा, लेकिन रिच को देख के मिडिल क्लास अपना पैसा गंवाने के लिए आ जाएगा। बिहार के बच्चे लोग, झारखंड के बच्चे लोग सारा अपना दादा का बाबा का जितना भी जमीन है आधा जमीन बेच के कोलकाता में आके कॉलेज में एडमिशन कर। सीरियसली सोच रहे कि अमेठी में पढ़ के कुछ खास हो जाएगा। क्या खास होगा पता नहीं, बट अमेठी वाले का जो बिजनेस स्किल्स है वो डेवलप जरूर हो। लेकिन अमेठी को पता है दिखावा बिकता है। ऐसे भी एक कहावत है, बोलता है कि जो दिखता है वो दिखता है। लेकिन ये तभी होता है जब सोसाइटी मूर्ख है। सोसाइटी जब मूर्ख है, जो दिखता है वो बिकता है। जापान में जाके बेच के दिखाओ, ऐसा नहीं बिकेगा। वो जो दिखेगा वो उस पे नहीं बिकेगा, वो क्वालिटी पे बिलीव करता है और उसको पता है क्वालिटी क्या है। एक एडुकेटेड कंट्री, एक एडुकेटेड सोसाइटी को पता है वो एक बंगाली में कहावत है, जोहुरी जौहर चेने। समझे थे सर? जैसे कहावत इन बंगाली, जोहुरी जौहर चेने, मतलब जोहुरी का मतलब जो सोना हीरा समझता है। अब मेरे सामने सोना पड़ा रहेगा, मैं बोलूंगा एमिटिशियन बोल के ऐसे करेगा। लेकिन जोहरी के सामने पड़ा रहेगा ना, उसको सही कदर पता है। एग्जैक्टली क्वालिटी, लोग क्वालिटी चीज समझते हैं। और क्वालिटी नहीं है, जो दिखेगा वही बिकेगा। अब धीरे धीरे भारत एडुकेटेड हो रहा है, ये प्रोसेस में थोड़ा स्लोनेस है, लेकिन एक दिन ऐसा होगा सर कि सीरियसली भारत फुल्ली एडुकेटेड होगा और उसके बाद से क्वालिटी चीज ही बिकेगा। ऑलरेडी बहुत सारा जगह में चालू हो चुका है, ठीक है, दिखावा बिकना बंद हो जाएगा। आउटले कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसे आता है, डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट, इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट और कॉस्ट जो दिखता है, जैसे कि रॉ मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा दिखता है, जो दिखेगा वो खर्चा डायरेक्ट कॉस्ट है। या ट्रेसेबल कॉस्ट है, ट्रेस माने हम उसको ट्रेस कर पा रहे हैं। नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट जैसे कि not readily identified and not visibly traceable to a particular product, operations or plant, etc. For example, indirect material, indirect labor, indirect expense। माने इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल इन द सेंस एक प्रोडक्ट बनाने के पीछे जो खर्चा है। सपोज एक एग्जांपल देते हैं, नूडल नूडल मैगी खा खा के सब बच्चा ऐसा फूल जाता है। मैं कभी कभी खाता हूँ रेनी डेज में, जब ऐसा लगता है थोड़ा मैगी, ऐसे रेगुलर हैबिट नहीं। लेकिन कुछ बच्चा है सुबह भी मैगी, शाम को मैगी, रात को मैगी, दिन भर मैगी। मैगी में उसको ये कर दो, पूरा सजा दो, कान में मैगी, नाक में मैगी डाल दो। ठीक है, मैगी बच्चा। मैं ऐसे बच्चा को देख के बोलता हूँ मैगी बच्चा, जो भी हो। अब ये मैगी नेस्ले कंपनी बनाता है ना।
बनाता क्या है? नूडल्स ही तो बनाता है। नूडल्स तो किससे बनता है? सोना से? मैदा से? मैदा किससे बनता है? अट रही, गेहूं से, है ना? वो प्रोसेस है। उसका छिलका निकाल लोगे, फाइबर निकाल लोगे तो मैदा बन जाएगा, और फाइबर रखोगे तो आटा बन जाएगा। दैट इज द डिफरेंस। अब आटा प्रोडक्शन करके फिर उसका एक प्रोसेसिंग मशीन में डाल के हम लोग नूडल्स बनाते हैं। लेकिन सिर्फ नूडल्स बेचोगे तो बिकेगा नहीं, है ना? सिर्फ वहीं पर बिकेगा जहां पर रेगुलर नूडल्स खाने का कॉन्सेप्ट है। जैसे लद्दाख में बेचोगे बिकेगा, नॉर्थ ईस्ट में बेचोगे बेचेगा, वहां पर लोकल्स में नूडल्स बिकता है। जैसे हमारे यहाँ पर चावल की दुकान में लूज चावल बिकता है, लूज आटा बिकता है, ऐसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में या फिर हिमालयन स्टेट में, स्पेशली हिमालयन स्टेट में लूज नूडल्स भी बिकता है। लेकिन हमारे एरिया में तुम लूज नूडल्स बेचो तो नहीं बिकेगा। तो क्या करना है, इसको एक पैकेजिंग करना है, फिर उसके पीछे एक एडवर्टाइजिंग खर्चा करना है। लेकिन क्या ये जो पैकेजिंग का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ये डायरेक्टली ट्रेसेबल है क्या? डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है। लेकिन ये बिना करे तुम्हारा प्रोडक्ट आगे निकलेगा नहीं। एडवर्टाइजिंग, हाँ, निकाल तो सकते हैं लेकिन डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है ना। मैंने जब एक बिजनेसमैन उसको कर रहा है, उसको लग रहा है कि नूडल्स बनाएंगे बेचेंगे, उसके दिमाग में डायरेक्ट ट्रेस तो नहीं हो रहा है ना कि इसके पीछे इनडायरेक्ट मटेरियल क्या लगेगा, पैकेजिंग करना है, पैकेजिंग का क्वालिटी क्या होगा, ये सब डायरेक्ट तो ट्रेस नहीं कर पा रहे हो। बात समझ में आ रहा है? इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर इन द सेंस, नॉर्मल लेबर वो होता है जो फैक्ट्री में काम कर रहा है। लेकिन तुमको एक ऑफिस भी खोलना है जहां पर एक सेल्स पर्सन को रखना है। फिर वो सेल्स पर्सन जाके दुकान दुकान में प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करेगा, प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, ठीक है? फिर जगह जैसे कभी शाम के टाइम पे यहाँ पर तुम भीड़ नहीं देखते डॉक्टर के सामने, ये किसका भीड़ होता है? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का। एट ए टाइम में 50, 40-50 लोग भी कभी कभी एमआर खड़ा रहता है, पेशेंट से ज्यादा एमआर है। सीरियसली, आज नहीं था, दूसरे दिन होता है, घुसने का जगह नहीं मिलता क्लास में। ये एमआर लोग क्या है, किसी ना किसी मेडिकल कंपनी का प्रोडक्ट बेचता है। तो मेडिकल कंपनी जो प्रोडक्ट बनाए वो तो उसका एक्चुअल खर्चा है, लेकिन ये एमआर के पीछे खर्चा नहीं हो रहा है। लेकिन ये ट्रेसेबल नहीं है। देखो, मेडिकल कंपनी ने जो, सपोज एक कंपनी है ऐसे, जैसे उसको फीवर हुआ था ना, क्या खाया फीवर में, कौन सा टेबलेट खाया बोल? हाँ, पैरासीटामोल। ठीक है, ये एक ब्रांड है, ठीक है। एक ब्रांड होता है कैल्पल बोलते हैं, ठीक है, वो अलग ब्रांड बनाते हैं। एक होता है डोल बोल के कुछ है हाँ, डोलो, ठीक है, वो भी बुखार उतारते हैं, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि पैरासीटामोल हो जाए, कैल्पॉल हो जाए, डोलो हो जाए, ठीक है, अलग अलग ब्रांड का है। अब सभी तो अपने फैक्ट्री में पैकेट करके बनाया, प्रोसेस उसको पता है सब कुछ, वो डायरेक्ट फैक्ट्री में हो रहा है। लेकिन एमआर के थ्रू से प्रोडक्ट को बेचना है, डॉक्टर के पास जाके उसको पुश करना है, ठीक है, फिर जाके उसका सेल बढ़ता है। ये कॉस्ट डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है। ट्रेस तो कर लेंगे सर, लेकिन डायरेक्ट ट्रेस नहीं है ना, ये सब इनडायरेक्ट ट्रेस है। इसके ये लोग थोड़ी ना फैक्ट्री में जाते हैं, ये कहाँ रहते हैं? ऑफिस में रहते हैं। कई बार तो ऑफिस भी नहीं जाता, सारा दिन रास्ते में ही घूमते रहते हैं, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ऐसा करते हैं। समझ में आ रहा है? इनका नॉर्मली एक सैलरी होता है बेस लेवल, लेकिन बाकी इसका मेन जो होता है, अगर इनके थ्रू से दवाई बेच के इस एरिया का दवाई का सेल्स बढ़ता है तो उसका कमीशन के थ्रू से अच्छा खासा इनकम होता है। समझे? लेकिन ये डायरेक्टली दिख रहा था क्या? नहीं दिख रहा था। तो दैट काइंड ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट। समझ में आ रहा है? ये जो भी बात मैं आपसे कर रहा हूँ ना, जो लोग सीए में पढ़ रहे हो या फिर जो लोग सीए कर रहे हो, सीए में कर रहे हो, एक सब्जेक्ट आता है जो मैम के पास पढ़ा जाता है। अभी जो आप लोग एंट्री ले रहे थे, मैम पढ़ा रहा था कॉस्टिंग, ठीक है। कॉस्टिंग जब पढ़ोगे ना, तो मैम आप लोग को यही सब चीजों का प्रैक्टिकल कैलकुलेशन सिखाएगा। मैं क्या सिखा रहा हूँ? इकोनॉमिक एंगल से इसका एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ। मैम इसको रियल लाइफ में कैलकुलेट करना सिखाया। कहाँ से? नॉर्मली ये सब इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट होता है। अच्छा, एक कॉस्ट होता है, ये भी आप लोग बचपन से पढ़े हो सर, आई थिंक, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ए, आप में से कोई फुचका दुकान दोगे? अच्छा चलो मैं देता हूँ फुचका, ठीक है। पढ़ाने का पढ़ा पढ़ा के मन भर गया, लोगों को फुचका खिलाऊंगा, ठीक है। बंगाल का सबसे फेमस इवनिंग स्नैक्स, है ना? ऐसे इंडिया का भी है बट बंगाल का भी एक बहुत ही फेमस है ये। फुचका का दुकान में फिक्स कॉस्ट क्या है? कौन बताएगा मुझे? हाँ, जो ठेला,
ठेला जो है उसको, जो जहां पर वो ठेला बना के लगाया, ठीक है, वो उसका फिक्स्ड है। अगर मानो कि ठेला के अंदर जो भी स्ट्रक्चर बना है वो उसका फिक्स्ड खर्चा है। फिक्स्ड खर्चा सर ज्यादा जो नहीं है। बॉक्स का हाँ बॉक्स हाँ होता है हाँ जिसमें हाँ हाँ हाँ, फुचका रखता है बॉक्स। वो भी है। फुचका का बॉक्स जिसके अंदर रखता है, एक लाइट जलता है, अच्छा जो लाइट जलता है वो फिक्स्ड है। वो तो जितना दिन जितना चलेगा उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे होगा। वेरी गुड सर। अच्छा वो नींबू अच्छा, नींबू वालों यस का सर, है। यस सर, ये अच्छा जो आलू और फुचका है वो फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? रोज सेम फुचका नहीं बिकता है। जैसे अभी सावन का महीना है, अगर कोई फुचका वाला प्याज दे रहा है तो कोई नहीं खाएगा, तो नॉर्मली उसका सेल गिर जाएगा। इसलिए फुचका वाले लोग, अच्छा टेक्निक, आजकल फुचका में प्याज देता ही नहीं है ना, क्योंकि कोई खाएगा कोई नहीं खाएगा, क्या फालतू में जाना। क्या हुआ बोल? ठंडा लगता है तो सामने चला है, यहाँ पर आ जा। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, एसी को थोड़ा कम कर देता हूँ। एक्चुअली 2-3 घंटे से लगातार चलने से ना ये थोड़ा सा करता है ऐसा। अब कम लगेगा, ठीक है, फैन को कम कर दिया। सुन ले, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हर बिजनेस का होता है। जैसे फुचका दुकान में तो ठेला हो गया, उसका बक्सा हो गया, लेकिन जो आलू है, जो इमली है, और क्या देते हैं, पुदीना है ना, ये डेली सेम बिकता है क्या? तो फिर जितना बिकेगा उतना खर्चा होगा, नहीं तो नहीं। तो वो हो गया वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा ये हो गया फुचका वाले का। कैब कैब बिजनेस करेगा, कैब चलाएगा, कैब जो सामने दिखता है वही बोल रहा हूँ सर, ठीक है। अब एक कैब कैब अगर मानो आप एक कैब का मालिक हो, कहाँ किस में चलोगे? ओला ओला में, उबेर में, या फिर आजकल एक चला है क्या, स्नैप कैब, टाटा का है। और एक है क्या? हाँ बोलो। यात्री साथी सरकार का, आता ही नहीं है, सिर्फ हावड़ा में मिलता है, सिर्फ हावड़ा में मिलता है। रास्ते में बुक करता है यात्री साथी, आता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हावड़ा में मिल जाता है, हावड़ा में। हाँ न्यूटन है तो स्पेशल लोग तो न्यूटन में तुम लोग स्पेशल लोग मिलता है, आता है। मैं कितना बार यहाँ से करता हूँ ना यात्री साथी, टैक्सी में थोड़ा सस्ता होगा चले जाएंगे, ठीक है, आता ही नहीं है, फिर मुझे इन ड्राइवर करना पड़ता है। ऐसे इन ड्राइवर का सर्विस आई थिंक करेंटली बेस्ट है। हाँ इन ड्राइवर अभी सबसे बेस्ट सर्विस दे रहा है। उबेर का तो कई बार वो लोग फोन करके बोलते हैं नहीं आएंगे नहीं आएंगे, मार्केट खराब है, कोलकाता में उबेर नहीं का तो मार्केट खराब है। को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हाँ सर क्या? सर इन ड्राइवर में रेट को एडजस्ट किया जा सकता है। हाँ रेट को एडजस्ट भी किया जा सकता है। नाउ माय पॉइंट इज दैट एज ए कैब बिजनेसमैन, आपका जो गाड़ी है वो फिक्स खर्चा है ना, लेकिन गाड़ी में जो तेल भरोगे रोज, जैसे तेल तो एक तुम भरोगे, लेकिन रोज सेम खर्चा होगा, इसका तो कोई गारंटी नहीं है। अब अगर तुम सारा दिन में कितना ट्रिप मिलेगा उसके ऊपर तो तुम्हारा तेल का खर्चा होगा, तो क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट। याद रहेगा, याद रहेगा। हाँ फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट किसी भी बिजनेस का निकाल सकते हो, ठीक है, कि कोई भी बिजनेस, बिजनेस में एंट्री करने से समझ जाएगा क्या फिक्स्ड है क्या वेरिएबल है। 2-4 बात पूछ लो, ऑडिटर बनेगा ना आप लोग आगे जाके, ठीक है, तो जब ऑडिट करने जाएगा ना दुकानदार को, 2 मिनट कंपनी के मैनेजर से बात करो, एकदम क्लियर हो जाएगा इसका कहाँ खर्चा है क्या नहीं है, बस आंख बंद करके 2-4 बात सुनने से समझ में आ जाएगा। इतना नॉलेज तो होना चाहिए। इसके लिए मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, मैम इतना चिल्ला रहे हैं, आप लोग भी इतना मेहनत करने के लिए रेडी हो रहे हो, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आगे जाके आपको बिजनेस का डॉक्टर बनना है, ठीक है। अच्छा तो सर गाड़ी का इंजन का जो यूज होता है डेली बेसिस में, तो वो तो मतलब डिप्रिशिएट कर रहा है, तो वो क्या? डिप्रिसिएशन का फिक्स कॉस्ट हो सकता है। हाँ डिप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट है बिल्कुल, डिप्रिसिएशन फिक्स्ड है, डिप्रिसिएशन फिक्स नेचर का ही तो होता है। कोई भी एसेट अगर डिप्रिशिएट होता है साल एवरी ईयर, ठीक है, जैसे घर का फिक्स एसेट नॉर्मली डिप्रिशिएट होता है, तो उसका एक एसेट का डिप्रिसिएशन का रेट होता है, ठीक है। कोई एसेट 15% में डिप्रिशिएट करता है, कोई एसेट 10% में डिप्रिशिएट करता है, कोई एसेट 25% में डिप्रिशिएट करता है। तो अगर फिक्स रेट में डिप्रिशिएट कर रहा है तो डिप्रिसिएशन भी फिक्स्ड कॉस्ट है, बिल्कुल। थैंक यू गौरव। अच्छा तो ये सब हो गया कॉस्ट रिलेटेड बेसिक पॉइंट जो हर किसी को जानना जरूरी है। अब हम लोग धीरे धीरे कॉस्ट का डिफिकल्ट पार्ट में जा रहे हैं सर, कॉस्ट फंक्शन। जैसे वो आप लोग प्योर मैथ्स कौन पढ़ा है 11-12 में? आप पढ़े हो? ठीक है सर। आप लोग एक एफ ऑफ एक्स पढ़ते हो, फंक्शन बोल के, लिमिट एंड फंक्शंस, ये आजकल 10th लेवल में भी होता है कभी कभी। डिफरेंशिएशन। हाँ सर, नहीं डिफरेंशिएशन इसी के बाद आता है, बट मैं जस्ट एफ ऑफ एक्स का बात कर, फंक्शंस ऑफ एक्स। अब मैं ज्यादा मैथ्स नहीं जानता,
मैं बस इसका एप्लीकेशन बताऊं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर मैथमेटिशियन बनना भी नहीं है। कॉस्ट फंक्शन माने किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, माने एक्स का वैल्यू, फंक्शन ऑफ एक्स, उसका कोई वेरिएबल इनपुट होता है जिसके ऊपर एक्स का वैल्यू डिपेंड करता है। एक्स का वैल्यू किसी पे डिपेंड करने से हम उसको फंक्शन ऑफ एक्स करके निकालते हैं, ठीक है। सिमिलरली फंक्शन ऑफ कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट फंक्शन इज मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन, इसलिए देखो मैं मैथ्स का नाम दिया, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट। किसी भी चीज का कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, याद करो वो फ्रॉन्क्स वाला केस जो स्टार्टिंग में मैं गप्पे मार रहा था आप लोगों के साथ, है ना। लेवल ऑफ आउटपुट, कितना प्रोडक्शन करोगे, साइज ऑफ द प्लांट, कितना बड़ा प्लांट का साइज होगा, टाइम पीरियड, कितने दिनों के लिए बनाओगे, 1 महीना 2 महीना, कितने दिनों के लिए, लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, लेवल ऑफ कैपेसिटी मैंने एक फैक्ट्री का एक कैपेसिटी होता है, एक दिन में कितना गाड़ी बनाएगा उसका एक लिमिट जरूर होता है। हर जैसे गाड़ी बोलने से समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा मुंह बना रहे जैसे बिरयानी का हाड़ी देखा है रास्ते में, रास्ते में बिरयानी का हाड़ी देखा है, हाँ, तो उसको पता है कि एक दिन में वो मैक्सिमम कितना बिरयानी बना सकता है। लेकिन मान कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे अभी बहुत लोग बिरयानी चिकन नहीं खा रहे हैं, सावन का महीना, शिव जी का, भोले बाबा का टाइम चलो ना, तो नॉर्मली बहुत लोग परहेज करते हैं, प्याज भी नहीं खाते, तो बिरयानी तो बहुत दूर की चीज है। तो ऐसे टाइम पे नॉर्मली उसका अगर डेली 5 kg बिरयानी बनता था, या मैक्सिमम कैपेसिटी मान 5 kg चावल का है, इस टाइम पे उसको लगेगा कि भाई कम करते हैं, अभी 3 kg चावल का करते हैं, 2 kg नहीं करते। तो इसमें क्या हो गया, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो गया, बिरयानी बोला समझ गए। अब जैसे ही मैंने मारुति सुजुकी का प्लांट का बता रहा हूँ, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है, 80%, 70%, एग्जाम क्वेश्चन देता है 70% कैपेसिटी, बच्चा 70% क्या समझ, सरी मैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन समझ में नहीं आ रहा, बिरयानी समझ में आया, चलो अच्छा कहीं से तो समझ में आया। जैसे माँ भी घर पे करते रहे बाबा, जैसे मानो घर पे पापा नहीं है, ठीक है, पापा कहीं गए हैं जॉब के पर्पस में यहाँ, तो देखना माँ का ना नॉर्मली एक होता है, आज पापा नहीं है क्या बनाएंगे, है ना, जैसे कुछ बनाने का मन ही नहीं, जैसे घर पे पापा ही खाते हैं, हम लोग खाते नहीं, एटीट्यूड लाइक दैट, आज तेरा पापा नहीं है, जब पापा ही अकेला खाते हैं, हम लोग नहीं खाते। लेकिन माँ का ऐसा ही है, ठीक है, आज पापा नहीं है, एक काम करते हैं हम लोग ना, ऐसे अगर बंगाली फैमिली जैसे हम लोग हैं, एक काम करते हैं आज जैसे भाते भात कर लेते हैं, मतलब लाइक कुछ बॉइल्ड आलू वगैरह दे देते हैं, उसी के अंदर आलू सिद्ध चावल सब सिद्ध सिद्ध खा लेते हैं, आज स्पेशल कुछ नहीं बनाते, इसको हम लोग बोलते हैं भाते भात, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो जाता है, पापा रहने से फुल कैपेसिटी 5 टाइप का होगा, क्योंकि पापा को बहुत तरह का नॉर्मली एक फैमिली में चलता है, ट्रेडिशनल फैमिली में इस तरह का कॉन्सेप्ट देखा जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर फैमिली में होता है, बट ये बंगाल का एक कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो सर, सही बोला ना। इस तरह से भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तुम समझ सकते हो। अच्छा, लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्राइस ऑफ इनपुट्स, इनपुट माने वही जो जो चीज डाल के एक चीज को बनाया जाता है, लेबर का वेजेस, रेंट, लैंड का रेंट, कैपिटल का इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, ये सारा चीज क्या है, इनपुट के तौर पे दोगे, है ना, माने सारा चीज डालोगे तब ना कुछ बन के आएगा। टेक्नोलॉजी, है ना, कौन सा अभी जैसे मोबाइल में टेक्नोलॉजी कौन सा चल रहा है, डेटा में 5G, है ना, टेक्नोलॉजी जितना हाई होगा कॉस्ट उतना बढ़ेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी हाई होने से प्रोसेस का भी सुविधा होगा, जल्दी होगा, है ना। तो टेक्नोलॉजी कितना अपडेटेड वर्जन यूज करोगे वो भी इंपॉर्टेंट है। पुराने जमाने का मशीन यूज करेगा, खर्चा ज्यादा करेगा, लेकिन चलता बहुत है, ठीक है। लेकिन अगर आपका टेक्नोलॉजी अपडेट हुआ है, चेंज करो अपने आप को। मैनेजरियल एफिशिएंसी, यानी जो मैनेजर काम कर रहा है वो कितना एफिशिएंट है, वो कचौड़ी वाले की तरह बोल दिया था ना। एक्चुअली मैं बोलते बोलते ना बहुत कुछ बोल देता हूँ, आप लोग शायद सोचते हो हमें कचौड़ी का कहानी सुना रहे। अब आ जाते हैं सर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। कॉस्ट का शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन फंक्शंस होता है, ठीक है, माने कुछ चीजें शॉर्ट रन में होता है, कुछ चीजें लॉन्ग रन में होता है। शॉर्ट रन इन द सेंस माने टाइम पीरियड कम है, से फॉर एग्जांपल विद इन 1 ईयर, डिपेंड करते हैं बिजनेस के ऊपर। अगर एक फैक्ट्री चलाओगे तो 4-5 साल भी शॉर्ट रन हो सकता है, बड़ा फैक्ट्री। लेकिन अगर एक मॉडरेट दुकान चालू कर रहे हो, एक लाइक शोरूम टाइप्स, 1 साल कम से कम देना पड़ेगा। एक फुचका दुकान के लिए 1 साल कुछ ज्यादा नहीं हो गया,
फुचका दुकान अगर प्रोमिनेंट एरिया में खोल लेगा जहाँ पर मोटा मोटी लोग जन का आना जाना है, और शाम के टाइम पे अगर लड़के लोग टहलने निकलते हैं, अगर ऐसा कल्चर है वहां पर, तो फिर फुचका वाले का तो बोलबाला। एम आई राइट सर? क्योंकि देखना शाम होते ही 5 साढ़े 5 में ही फुचका वाला दुकान लगाएगा, और आसपास के जो घर के लड़की लोग हैं यही लोग जाके दुकान में भीड़ करता है। ये नेचर है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि लड़का लोग लाइन लाइन ले लगा रहा। मैं ऐसा लड़का को भी जानता हूँ कि डेली फुचका नहीं खाने से उसका रात को नींद नहीं आता है, ठीक है, ऐसा भी होता है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट। अच्छा, तो शॉर्ट रन उस पीरियड को बोलते हैं। तो फुचका वाले के लिए शॉर्ट रन फुचका वाले की तरह होगा, बड़े बिजनेस के लिए शॉर्ट रन उसके हिसाब से होगा। तो शॉर्ट रन इज ए पीरियड इन विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल। माने जितना फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें सारा फैक्टर शॉर्ट रन में वैरी नहीं करेगा, कोई ना कोई फैक्टर फिक्स हो ही जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 साल के लिए तुम बिजनेस को अभी चला रहे हो, कम से कम रेंट तो फिक्स रह जाएगा। हाँ सर, रेंट तो फिक्स रह जाएगा ना। 1 साल के लिए क्या रेंट बदल जाएगा? बारिश चालू हुआ है तो होगा, 5-10 मिनट में छोड़ेंगे, सुन ले। हाँ, बृष्टि बोर्ड। तो जो रेंट है सर वो फिक्स रह सकता है, क्योंकि नॉर्मली 1 साल का एक एग्रीमेंट में अगर तुम खोलते हो तो वो 1 साल में तो नहीं बोलेगा भाई 1 साल में 2 बार रेंट चेंज नहीं होता है। नॉर्मली कॉमर्शियल केस में 3 साल तक रेंट फिक्स रहता है, 3 साल बाद भाड़ा बढ़ता है कॉमर्शियल में। लेकिन रेजिडेंशियल पर्पज में 1 साल में बढ़ता है। ये कॉन्सेप्ट नॉर्मली देखा जाता है। So my question is very simple कि short run is a period in which some factors are fixed and some factors are variable. Fixed factors have fixed cost and variable factors have variable cost. So law of variable proportion applies in here. Law of variable proportions हम लोग कहाँ पर पढ़े हैं? प्रोडक्शन में, है ना। क्योंकि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस को ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। Output can be increased or decreased by changing variable factors only, but fixed factors cannot be varied. इसका मतलब है कि जो मेरा वेरिएबल फैक्टर्स है शॉर्ट रन में, लाइक लेबर का वेजेस वो चेंज हो सकता है, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट चेंज हो सकता है, बैंक का कैपिटल का इंटरेस्ट चेंज हो सकता है, लेकिन मैं रेंट को फिक्स कर सकता हूँ। तो जो फिक्स्ड है वो फिक्स रहेगा और जो वेरिएबल होगा वो वैरी कर सकता है। लेकिन लॉन्ग रन में सभी फैक्टर वैरी कर रहा है। लॉन्ग रन में तो रेंट भी फिक्स नहीं रहेगा ना सर, वो भी तो बदल जाएगा। तो देयर इज ओनली वेरिएबल कॉस्ट। लॉन्ग रन में सिर्फ वेरिएबल रहेगा, फिक्स कुछ नहीं रहता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये सभी पॉइंट हम लोग कहां से खींच रहे हैं बोलो तो? प्रोडक्शन से, क्योंकि प्रोडक्शन में ही तो कॉस्ट का मैटर आता है। कोई भी चीज प्रोडक्शन करने जाएंगे तो ही खर्चा होगा, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो खर्चा कहां से होगा? अच्छा, बोथ शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड कैनॉट बी क्वांटिफाइड, ठीक है। तो अब इस पे हम लोग आ जाते हैं सर शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट पे। एक्चुअली क्या है, हर बिजनेस का एक कॉमन चीजें होते हैं। इसमें कुछ ग्राफ आएगा, मैं आपको आगे आगे जितना डेप्थ में जाएंगे उतना समझ में आएगा। लास्ट में एक चीज आता है सर, जैसे ये ग्राफ देख रहे हो, इसमें मैं बताऊंगा नहीं अभी, बट ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ का देखो, एक क्या बोला, LAC, ये एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का है, ठीक है। लेकिन बीच में देखो बहुत सारा छोटा छोटा शॉर्ट रन है। एक्चुअली ये दिस इज एग्जैक्टली जस्ट लाइक आवर लाइफ। बिजनेस भी हमारे लाइफ के हिसाब से चलता है। आज आपका एज कोई 20 का है, कोई 18 का है, क्या आप आज जन्म लिया और कल 18 साल का हो गए? हाँ, ऐसा होता है क्या? टाइम लगता है भाई 18 होने में, है ना। 18 बार सूरज को घूमना पड़ता है तब जाके 18 होता है। घूमे हो कभी सूरज को 18 बार? कितना एज है बोल तेरा? हाँ, 22 बार सूरज को चक्कर लगा चुका है। लगाया तूने? क्या बात करता है, सब लगाया। जितना एज है उतना बस चक्कर लगाना पड़ता है। हाउ? सर ये जो एज का कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग एज को नंबर समझते हैं ना, और बहुत चिंता होता है। वेरी गुड सर, बहुत चिंता होता है। उम्र बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, लड़की लोगों को लड़की की तरह बोलेगा, लड़का को लड़का की तरह बोलेगा, इतना एज हो गया, इतना बड़ा बच्चा हो गया, कुछ नहीं कर पाया। एज देके हमें सभी कोई डराते हैं सोसाइटी में। अब आगे से जब डराएगा ना तो बोलना अरे ज्यादा कुछ नहीं हो, मैं बस इतना बार सूरज को घुमाए। क्या ही घुमाए, 22 बार घुमा। कैसे घुमा? क्योंकि अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, 24 घंटा में एक बार घूमता है। एग्जैक्ट है 23 घंटा 56 मिनट 23 सेकंड्स, ठीक है। कुछ 23 घंटा 56 मिनट 23 सेकंड, हाँ ऐसा ही है। तो मोटा मोटी 24 घंटा, इसलिए 24 घंटा में एक दिन होता है। ऐसा अपने ऊपर घूमते घूमते रोज दिन करते करते 365 दिन चक्कर लगाए जब ना, तो साल भर में 365 दिन करते करते सूरज को एक बार पूरा सर्कुलेट कर दिया।
और तेरा साल 1 साल बढ़ गया। बर्थडे भी मनाया पर दुख भी हुआ। जोक से पार्ट बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यही इसलिए हम लोग हर कोई क्या करते हैं, सूरज को घूमते रहते हैं। ये मत बोलना हम कभी सूरज पे घूमे नहीं, अभी दुनिया घूमे तो तुम कौन सी खेत की मूली हो। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट यह है कि शॉर्ट रन से ही लॉन्ग रन पे पहुंचा जाता है, डायरेक्टली लॉन्ग रन नहीं होता है। तो ये जो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है ना, ये डेप्थ ऑफ कॉस्टिंग में होगा। और उसपे हम लोग बेसिकली ये शॉर्ट रन को ही पहले समझेंगे, क्योंकि शॉर्ट समझेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग में पहुंच पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं आज, और यहाँ पर मैं कुछ नहीं बोलता। इन द मेन टाइम अगर कोई चाहे तो प्रोडक्शन का क्लास लेके रिसेंट क्लासेस को एक बार कवर कर सकता है, रिवाइज भी दे सकता है जिसका हो गया, और जिसका नहीं हुआ वो मेरे से बैकअप लेके प्रोडक्शन का क्लास कर सकता है। क्या सर बोलो? ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन कर लेने से ना कॉस्ट में थोड़ा हेल्प मिलेगा और कुछ, और कॉस्ट अच्छे से होगा तो ही जाके मार्केट समझ आएगा, नहीं तो मार्केट बत्ती गुल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना चिंता क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है सर, ओके सर, आज इतना ही है। थैंक यू सर। और ये नोट मेरे से कलेक्ट कर लेना सर, जिनके पास नहीं है। ऋषिता, रीना, रोशन, आयुष, साहिल। ठीक है सर, सबको समझ में आ गया? जी सर। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर, आज इतना ही है, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर, सर। बाय सर, बाय सर। হ্যালো স্যার। हाँ बोलो सर। স্যার বলছি ট্যাক্সের এক্সাম হয়ে গেছে, আমার এক্সাম শেষ হয়ে গেছে আজকে। ভালো স্যার হয়েছে? ট্যাক্সে মোটামুটি, হ্যাঁ স্যার ট্যাক্সে